हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं राहिल सिंघल, ऑल इंडिया रैंक होल्डर बोथ सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल। और आज हम करने वाले हैं अपने सीए इंटर सितंबर 2026 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा कंप्लीट आरटीपी सॉल्यूशन का डिस्कशन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, Apex Mobility System Limited manufactures smart airport luggage carts used in major international airports. The company operates a centralized factory with 2 production departments, fabrication and assembly, and 2 service departments, stores and maintenance. Due to rising operational costs and increased competition, management has decided to analyze overhead allocation and costing accuracy for better pricing and profitability decisions. ये सब ज्ञान की बातें given है। For the financial year ending 31st March 2026, the following budgeted data is available. Allocated overhead cost, ये सब कॉस्ट ऑलरेडी एलोकेटेड है। एलोकेटेड का मतलब है जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है उनमें बांट दिया गया है। फैब्रिकेशन को 18,20,000 एलोकेट किया, असेंबली को 960, स्टोर्स को 3 लाख, मेंटेनेंस को 2,40,000। ठीक है, एज इट इज जो है। अदर ओवरहेड्स में हमारे पास है फैक्ट्री रेंट, बिल्डिंग इंश्योरेंस, प्लांट इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन और मशीनरी और कैंटीन सब्सिडी। तो ये 5 आइटम्स हैं हमारे पास अदर ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट गिवन है फैब्रिकेशन का, असेंबली का। तो डायरेक्ट कॉस्ट में अपने पास मटेरियल लेबर ही आता है जनरली। एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, फ्लोर एरिया, प्लांट वैल्यू, स्टोर एक्विजिशन, मेंटेनेंस आवर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मशीन आवर्स, लेबर आवर्स। ठीक है। द कंपनी ऑल्सो रिसीव्ड अ स्पेशल जॉब ऑर्डर, जॉब नंबर AMS 101 विद द फॉलोइंग डिटेल्स, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल लगने वाला है 1,50,000। फैब्रिकेशन में लेबर लगेगा 300 आवर्स एट द रेट 20 पर आवर, दैट मीन्स 6,000 रुपीज का लेबर का कॉस्ट आएगा। और असेंबली में 4,000 रुपीज का लेबर का कॉस्ट आएगा। एकदम सिंपल इजी है ये तो। मशीन आवर्स फैब्रिकेशन में, असेंबली में गिवन है। तो यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टोटल ओवरहेड एलोकेटेड फ्रॉम स्टोर्स डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। कुछ ओवरहेड्स तो ऑलरेडी एलोकेटेड हैं, तो उनको लेंगे, साथ ही साथ फिर हम क्या करेंगे, अपना इन सब ओवरहेड्स को भी हम बांट देंगे एज पर द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो वही जो सोल्यूशन में किया है, बहुत सिंपल है ये तो। एलोकेशन होके जो आया वो तो एज इट इज हमने लिख दिया। अब बाकी हमें कैसे बांटना है, जैसे फैक्ट्री रेंट है तो फैक्ट्री रेंट फ्लोर एरिया के हिसाब से बटेगा, एकदम सिंपल है। बिल्डिंग इंश्योरेंस, बिल्डिंग का जो इंश्योरेंस है वो भी कायदे से तो फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। प्लांट इंश्योरेंस, प्लांट इंश्योरेंस हम प्लांट वैल्यू के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी भी प्लांट वैल्यू के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन इसके बाद हमारे पास है कैंटीन सब्सिडी। तो कैंटीन सब्सिडी को हमें कैसे बांटना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से। जितने ज्यादा एम्प्लॉयज होंगे उतना कैंटीन में खाने का कंजम्पशन होगा, सिंपल एकदम। तो ये सब यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसके बाद स्टोर्स का टोटल कॉस्ट आया है 2,01,486। ये तो इन सब अदर ओवरहेड्स का। और जो ओवरहेड्स एलोकेट होके आया था वो था 3 लाख रुपीज। तो सब मिलाकर स्टोर्स का ओवरहेड्स कितना है, 5,01,486, 5,01,486। तो पहले का आंसर होगा 5,01,486, सिंपल एकदम। तो ये कर लिया हमने। देन इसके बाद टोटल ओवरहेड एलोकेटेड फ्रॉम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कितना कॉस्ट, कितना ओवरहेड दूसरे डिपार्टमेंट्स में जाएगा। तो जैसे स्टोर्स का क्या, वैसे ही सेम मेंटेनेंस का भी करेंगे। तो मेंटेनेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो अदर ओवरहेड्स का आया 266,197 और एलोकेट होके आया था इसके पास 2,40,000। तो 2,40,000 प्लस 266,197, 506,197, 506,197। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगेन वेरी सिंपल। मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट इज, फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होना चाहिए, आइए एक बार देखते हैं। तो फैब्रिकेशन में हमारे पास, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा ये रहा। फैब्रिकेशन में मशीन आवर्स है 35 lakhs और असेंबली में 80,000 एंड लेबर आवर्स फैब्रिकेशन में 80,000 है और असेंबली में 30 lakhs है। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 35 लाख मशीन आवर्स हमारा है फैब्रिकेशन में, इसका मतलब फैब्रिकेशन जो डिपार्टमेंट है ये मशीन ओरिएंटेड होगा, ये जरूर मशीन ओरिएंटेड रहा होगा।
और असेंबली डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स ज्यादा है 30 lakhs, दैट मीन्स ये असेंबली हमारा लेबर ओरिएंटेड है। तो फैब्रिकेशन का जो भी कॉस्ट होगा वो हम मशीन आवर्स के हिसाब से बांट देंगे। तो फैब्रिकेशन में कुल मिलाकर हमारे पास कॉस्ट क्या आएगा, जो फैब्रिकेशन का खुद का कॉस्ट है वो तो लेना ही है, साथ ही साथ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद स्टोर्स का मेंटेनेंस का जो ओवरहेड उसके हिस्से में आया उसे भी हम कंसिडर करेंगे। तो फैब्रिकेशन का खुद का ओवरहेड था 1781 329, एलोकेटेड कॉस्ट था इसका सब मिलाकर 1,03,20,000 एंड स्टोर्स और मेंटेनेंस से इसके पास कितना आया बट के, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस से इसके पास बट कर सब कुछ आ गया 42,42,764। तो ये टोटल ओवरहेड का कॉस्ट है। हमें तो सिर्फ ओवरहेड रिकवरी रेट पूछा गया है ना, टोटल कॉस्ट तो पूछा नहीं है, ओवरहेड रिकवरी रेट पूछा है। तो टोटल ओवरहेड क्या है हमारा, टोटल ओवरहेड है 42,42,764। ये कैसे आया, पहले तो हम सारे अदर ओवरहेड्स को फैब्रिकेशन में बांटेंगे, फिर जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि स्टोर्स डिपार्टमेंट, कैंटीन डिपार्टमेंट, स्टोर्स डिपार्टमेंट और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, इनका भी ओवरहेड्स लेंगे और फैब्रिकेशन को एलोकेट करेंगे। तो उसके बाद सब मिलाकर कॉस्ट आया है 42,42,764। तो 42,42,764 डिवाइडेड बाई एप्रोप्रिएट बेसिस हमारा मशीन आवर्स है। मशीन आवर्स क्या है हमारा, मशीन आवर्स हमारा था मशीन आवर्स 35 lakhs, तो डिवाइड बाई 35 lakhs करेंगे अपने, डिवाइडेड बाई 35 lakhs, 42,42,764 डिवाइडेड बाई 35 lakhs, यार है 1.21, दैट मीन्स दिस विल बी माय करेक्ट आंसर 1.21। सिंपल था काफी। देन फॉर मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवरहेड रिकवरी रेट फॉर असेंबली डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट के लिए क्या था ये भी मैंने बता दिया, लेबर आवर्स। व्हाई वी हैव यूज्ड लेबर आवर्स, बिकॉज लेबर आवर्स वाज मोर in the assembly department, that means this assembly department is completely labor oriented है। तो हमारा ओवरहेड्स मिला के सब आया है यहाँ पे 21,37,236 डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स शायद 30 lakhs थे, 21,37,236 डिवाइडेड बाय 30 lakhs, यार है 0.71, देन दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। समझ में आया आप लोगों को कि ये अमाउंट कैसे आया, ये अमाउंट कैसे आया। खुद का फैब्रिकेशन का जो ओवरहेड्स है पहले वो लेंगे, फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है वो हमें बांटना पड़ेगा फैब्रिकेशन और असेंबली में। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेप डाउन मेथड यूज करेंगे। देखिए हमारा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फैब्रिकेशन को भी सर्विस दे रहा है, असेंबली को भी सर्विस दे रहा है, स्टोर्स को भी सर्विस दे रहा है। कैसे पता, भैया मेंटेनेंस आवर्स यहाँ पर गिवन है, तो मेंटेनेंस को मेंटेनेंस आवर्स के हिसाब से ही बांटना चाहिए। अब मेंटेनेंस आवर्स फैब्रिकेशन में भी है, असेंबली में भी है, स्टोर्स में भी है, इन तीनों में ही है। दैट मीन्स मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो 3 डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। और स्टोर्स डिपार्टमेंट का कॉस्ट कैसे बटना चाहिए, स्टोर्स डिपार्टमेंट का कॉस्ट बटेगा स्टोर्स रिक्विजिशन के हिसाब से, और ये स्टोर्स रिक्विजिशन सिर्फ फैब्रिकेशन और असेंबली के लिए है, सिर्फ और सिर्फ फैब्रिकेशन और असेंबली के लिए है। दैट मीन्स मेरा जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है वो फैब्रिकेशन और असेंबली को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और मेंटेनेंस तीनों को प्रोवाइड कर रहा है। तो ज्यादा सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेंटेनेंस। तो स्टेप डाउन मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम क्या करेंगे, स्टोर्स डिपार्टमेंट का पहले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का कॉस्ट तीनों में बांटेंगे एंड देन फिर स्टोर्स डिपार्टमेंट का कॉस्ट बांट देंगे फाइनली। सिंपल, एकदम क्लियर। तो उससे बन गया ये क्वेश्चन। अच्छा, और यहाँ पे लास्ट हमारे पास फुल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर AMS 101 भी है, तो ये भी हमें लेना पड़ेगा। तो फैब्रिकेशन के लिए डायरेक्ट मटेरियल 150 था ही, लेबर 6000 4000 हमारा था ही, और मशीन आवर्स है 250, असेंबली में है 180। तो ओवरहेड्स हमें यहाँ पे ओवरहेड्स हम कैसे अब्सॉर्ब कर रहे हैं, फैब्रिकेशन का जो हमारा ओवरहेड रेट आया था वो आया था 1.21, तो 1.21 के हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट जाएगा। देख लीजिए आंसर, 1,50,000 6,000 4,000 और 250 आवर्स 1.21 के हिसाब से, और असेंबली में लेबर आवर्स के हिसाब से तो 200 आवर्स इंटू 0.71 142। तो ये हम बांट देंगे, टोटल कॉस्ट हमें मिल जाएगा 164.45। काफी सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास में जरूर ओवरहेड चैप्टर में पढ़ रखा होगा।
ये एकदम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेसिक सा इजी क्वेश्चन था। चलिए, तो ये 0.71 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो 160 445 दिस विल बी माय करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा था ओवरहेड्स का। क्वेश्चन नंबर 2, न्यूट्रिशन क्रंच प्राइवेट लिमिटेड is a fast growing company in the health food industry specializing in the production of nutritious snack bars. The company manufactures 3 popular variants, Alpha, Beta and Gamma in a fully automated production facility. Alpha, Beta, Gamma produce कर रहे हैं हम। Due to increasing competition and pressure on margins, management has become concerned that the existing conventional costing system which allocates overheads simply based on unit sold, अभी हम क्या कर रहे हैं, ओवरहेड्स को सिंपली ऑन यूनिट सोल्ड के हिसाब से बांट दे रहे हैं, may not be accurately reflecting the true cost and profitability of each product. तो कंपनी को ऐसा लग रहा है कि जो अभी मेथड हम फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम यूनिट सोल्ड के हिसाब से ओवरहेड्स को बांट देते हैं, उससे मेरे को सही कॉस्ट नहीं मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से तो सही कॉस्ट नहीं मिलता है, तभी हार्वर्ड के प्रोफेसर ने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लाया। To improve cost accuracy, the company is considering the adoption of activity-based costing, which allocates overheads based on actual resource consumption such as inspection hours, machine usage and special activities like packaging and advertising. Inspection cost 84,000 है, machine repair maintenance 1,56,000 है, mold die का cost है 14,500 और selling overheads है 1,80,000। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्या आने वाला है आपका, इन तीनों का सम, इसका, इसका और इसका, 84,000 plus 1,56,000 plus 14,500, 2,54,500 is my total production overheads, whereas my selling overheads are 1,80,000. प्रोडक्ट डेटा आपको गिवन है, प्राइम कॉस्ट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन गिवन है, डिफेक्टिव यूनिट्स पर रन भी गिवन है। तो हर एक रन में हम 2440 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से 40 यूनिट्स डिफेक्टिव हो जाते हैं, 40 यूनिट्स आर डिफेक्टिव। दैट मीन्स good units are 2400. In case of beta we have 3000 and in case of gamma we have 3200. Inspection hours per run 2, 5 and 3. Mold cost per run 300, 400, 350. Machine hours per run भी given है। Units sold per month 24,000, 60,000, 32,000। इतने यूनिट्स मैंने बेचे हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो इससे फिर मेरे को ये पता चल जाएगा कि मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। जितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए होंगे उसके हिसाब से मेरे को फिर प्रोडक्शन रन मिल जाएगा। द कंपनी फॉलोज अ जस्ट इन टाइम अप्रोच, मीनिंग ऑल नॉन डिफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर सोल्ड ड्यूरिंग द सेम मंथ, देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री। कोई ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है। दैट मीन्स द यूनिट्स सोल्ड इज सेम एज द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, द यूनिट्स विच वी आर सेलिंग इज विल बी द सेम एज द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। जितना यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया होगा हम सब बेच दे रहे हैं। तो मैंने 24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया और हर एक बैच में, हर एक प्रोडक्शन रन में हम 2400 यूनिट्स बना लेते हैं। दैट मीन्स आई विल गेट माई नंबर ऑफ रन्स। व्हाट विल बी माई नंबर ऑफ रन्स? नंबर ऑफ रन्स विल बी 10 in case of alpha, whereas in case of beta it will be, I have produced 60,000 units and in each production run I am producing 3,000 units. That means 60,000 divided by 3,000, 20 runs. In case of gamma 32,000 units, 3,200 units per run. That means 10 runs. Is it fine up till here? भैया absolutely fine. Very nice. फिर करंट सिस्टम में हम सारे प्रोडक्शन और सेलिंग ओवरहेड्स को बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड बांट देते हैं, अच्छी बात है। आउट ऑफ टोटल सेलिंग ओवरहेड्स 90,000 रिलेट्स टू एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस विच आर इनकर्ड ओनली फॉर बीटा एंड गामा। 90,000 रुपीज जो है वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है सिर्फ और सिर्फ बीटा और गामा का। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से क्या हो रहा है, सारा कॉस्ट सब में बढ़ जा रहा है। तो ये 90,000 का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अल्फा में भी जा रहा होगा, जो कि गलत है। अल्फा के लिए तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लग ही नहीं रहा है। अल्फा डज नॉट रिक्वायर एडवर्टाइजिंग ड्यू टू एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, एस्टैब्लिश हो चुका है, नहीं चाहिए उसे एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट बीटा रिक्वायर स्पेशल पैकेजिंग टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, स्पेशल पैकेजिंग करना पड़ता है और इस स्पेशल पैकेजिंग के लिए 60,000 रुपीज का कॉस्ट लगता है। तो हमारा ये जो 1,80,000 का कॉस्ट है, इसमें से 90,000 एडवर्टीजमेंट हो गया, 60,000 पैकिंग हो गया और 30,000 जो है दैट इज माय अदर ओवरहेड्स। तो ये हम बाकी सब में बांट देंगे। क्लियर है? पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? एज अ प्रोडक्शन कम फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
व्हाट इज द टोटल कंबाइंड ग्रॉस मार्जिन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ग्रॉस मार्जिन मेरे को निकालना है, तो ग्रॉस मार्जिन कैसे मिलेगा, मेरे को सेलिंग प्राइस मालूम है, प्राइम कॉस्ट मालूम है, तो सेलिंग प्राइस में से प्राइम कॉस्ट माइनस कर दीजिए, जो भी आएगा उसे फिर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेल्स यूनिट्स है 24,000, 60,000, 32,000, सेलिंग प्राइस 22, 16, 13, प्राइम कॉस्ट 14, 10 और 9, तो कंट्रीब्यूशन कितने का आया 22 माइनस 14 दैट इज 8 रुपीज, यहाँ पे 6 रुपीज और यहाँ पे 4 रुपीज, तो 24,000 इंटू 8 1,92,000 ग्रॉस मार्जिन होगा अल्फा का। इन केस ऑफ बीटा इट विल बी 60,000 into 6, 3,60,000, and whereas in case of gamma it will be 32,000 into 4, that is हमारा 1,28,000, टोटल मिला के आ गया 6,80,000 ग्रॉस मार्जिन। तो ग्रॉस मार्जिन 6,28 कितना है हमारा ग्रॉस मार्जिन 680, ग्रॉस मार्जिन विल बी 680। यहाँ टोटल कंबाइंड ग्रॉस मार्जिन तो 680 ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा, हो सकता है इन्होंने नेट ग्रॉस मार्जिन पूछा होगा, कि यहाँ पूछा है ग्रॉस मार्जिन, तो यहाँ नेट ग्रॉस मार्जिन वर्ड यूज करना भूल गए। नेट ग्रॉस मार्जिन में हम क्या करेंगे, जो भी ग्रॉस मार्जिन आया उसमें से डिफेक्टिव यूनिट्स का कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब डिफेक्टिव यूनिट्स का कॉस्ट कैसे मिलेगा, सिंपल है, 40 यूनिट्स पर प्रोडक्शन रन, 10 प्रोडक्शन रन हुआ है तो डिफेक्टिव यूनिट्स 400 होने वाले हैं। बीटा के केस में 20 यूनिट्स, 20 इंटू 20 400, और गामा के केस में 20 इंटू 10 200 डिफेक्टिव यूनिट्स। तो सबके डिफेक्टिव यूनिट्स मेरे को पता चल गए, इनकी प्राइम कॉस्ट है 14 रुपीज़, तो 400 इंटू 14 5600 इसकी कॉस्ट। बीटा के केस में 400 इंटू 10 4000, whereas in case of gamma it will be 200 into 9 that is 1800, 5600 4000 and 1800 माइनस किया तो फाइनली मेरे को मिल गया नेट ग्रॉस मार्जिन 6,68,600, 6,68,600, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। What is the total prime cost excluding cost of defective for all of the products? प्राइम कॉस्ट बताना है डिफेक्टिव कॉस्ट को माइनस करके, मींस एक्सक्लूडिंग, उसे कंसिडर नहीं करना है। तो प्राइम कॉस्ट क्या है 12,24,000, 12,24,000। देन रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, सारे ओवरहेड्स को हम यूनिट सोल्ड के बेसिस पे बांट देते हैं। तो इसके लिए इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा एक बार। सेल्स ग्रॉस मार्जिन गिवन है, इसमें से डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट माइनस किया, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो सब मिला के हमारा जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स था वो है 2,45,400, इसे हम यूनिट सोल्ड के रेशियो में बांट देंगे। यूनिट सोल्ड का रेशियो क्या है, यूनिट सोल्ड है हमारे 24,000, 60,000, 32,000, दैट मीन्स 24:60:32, 24:60:32, तो इस रेशियो में बांट देना है। देखिए इस रेशियो में बांट दिया 24:60:32 में, तो ये कॉस्ट आ गई प्रोडक्शन ओवरहेड की। सेलिंग ओवरहेड्स, सेम सेलिंग ओवरहेड्स को भी ऐसे ही बांटेंगे 24:60:32 में, तो बांट दिया 1,80,000 का हमारा सब मिलाकर सेलिंग ओवरहेड्स था। तो टोटल ओवरहेड्स का ये आया, नेट प्रॉफिट मिला 96,504, 131,259, 6337। अल्फा बीटा गामा तीनों के केस में मेरे को नेट प्रॉफिट मिल गया। तो सबसे ज़्यादा रैंकिंग बीटा की होनी चाहिए, फिर अल्फा, फिर गामा। तो बीटा अल्फा गामा इज द करेक्ट आंसर, बीटा अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा, ऑप्शन ए सही है। व्हाट इज द टोटल नेट प्रॉफिट फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स, नेट प्रॉफिट तो हमने निकाला ही है, नेट प्रॉफिट 234,100 है, 234,100। अब रैंकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर एबीसी सिस्टम, एबीसी सिस्टम के हिसाब से क्या होना चाहिए, तो यहां पर हम एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को बांटेंगे, एक्टिविटी वाइज कॉस्ट को बांटेंगे। तो एक्टिविटी वाइज में इंस्पेक्शन कॉस्ट कैसे बटेगा, इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट के लिए हमें इंस्पेक्शन आवर्स क्वेश्चन में गिवन थे, इंस्पेक्शन आवर्स पर रन, तो पर रन का 2, 5 और 3 है। मैंने टोटल मिला के कितने रन्स किए हैं, टोटल मिला के मैंने 10, 20 और 10 रन्स किए हैं, तो यहाँ पे इंस्पेक्शन 20 हुआ होगा, समझ रहे तो मेरी बात, हर एक रन में 2 आवर्स लगता है, 10 रन हुआ है दैट मीन्स 20 आवर्स। बीटा के केस में 20 रन हुए हैं और हर एक रन का 5 घंटे का, दैट मीन्स 100 आवर्स। एंड इन केस ऑफ गामा 10 रन मल्टीप्लाइड बाई 3, 30 रन, तो 20:100:30, दैट मीन्स 2:10:3 में
बांट देंगे इंस्पेक्शन का कॉस्ट, इंस्पेक्शन का कॉस्ट 2:10:3 में बांट दिया है, सही है। फिर मशीन मेंटेनेंस, तो मशीन मेंटेनेंस मशीन आवर्स के हिसाब से बटना चाहिए। अब मशीन आवर्स क्या आएगा, 25 है पर आवर का, तो टोटल रन का 250, इन केस ऑफ बीटा 300 और गामा के केस में 35 पर रन और 10 रन है 350, तो 25:30:35 के रेशियो में बांट देंगे, 25:30:35 के रेशियो में बढ़ गया। मोल्ड कॉस्ट पर रन है, तो 300 एक रन का है, 10 रन हुए हैं तो 3000 जाएगा। यहाँ पे 400 है, 20 रन हुए हैं 8000 जाएगा, और यहाँ पर 350 है तो 3500 जाना है। 3000, 8000 और 3500 डायरेक्टली मिल गया, तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमारा बढ़ गया। अब बारी है सेलिंग ओवरहेड्स की, तो सेलिंग ओवरहेड्स में हमारे पास सबसे पहले एडवर्टीजमेंट का 90,000 है, जो हमें किस में बांटना है, बीटा और गामा में। किस रेशियो में, यूनिट सोल्ड के रेशियो में बांट देंगे, तो 90,000 को यूनिट सोल्ड के रेशियो में बांट दिया, 60:32, करेक्ट है। फिर पैकिंग का कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ बीटा में लगता है, तो वो सिर्फ बीटा में जाएगा। अब बाकी जो 30,000 बच गया, 180 का टोटल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स था, जिसमें 90,000 हमारा एडवर्टीजमेंट है, 60,000 पैकिंग है, तो बचा क्या 30,000, वो हम तीनों में बांट देंगे यूनिट सोल्ड के रेशियो में, तो वो बांट दिया सेलिंग ओवरहेड्स। तो सब मिलाकर जो हमारा ओवरहेड्स बटा वो कितना है, 57533 प्रोडक्शन ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड 6207 है। वैसे ही इंडिविजुअली बीटा और गामा का भी गिवन है। तो टोटल कॉस्ट क्या आने वाला है, ग्रॉस मार्जिन लिया मैंने पहले, कैसे आया, कंट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई, फिर उसमें से डिफेक्टिव यूनिट्स की कॉस्ट को माइनस की, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को माइनस किया, सेलिंग ओवरहेड्स को माइनस किया, तो मेरे को मिल गया मेरा नेट प्रॉफिट। तो अब नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आ रहा है अल्फा में, सेकेंड है बीटा में और थर्ड है गामा में। तो अल्फा बीटा गामा विल बी माई करेक्ट सीक्वेंस, अल्फा बीटा गामा। अगेन यहाँ पे भी वही होगा, अल्फा बीटा गामा, वहाँ पे था गामा, वहाँ पे बीटा अल्फा गामा था, हाँ यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है। चलिए क्वेश्चन इजी था, एबीसी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, बड़ा इजी सा क्वेश्चन। Then in question number 3, Kanika Limited has furnished the following information pertaining to its process account for the month of March 2026. Value of opening work in progress given है, cost incurred during the month given है, finished goods unit 1665, closing WIP है 150. Closing work in progress is completed to the extent of 40%. Closing WIP 40% complete है, तो 150 का 40%, that means 60 units. कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द मंथ, अगर इवनली अक्रू हो रहा है कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में कॉस्ट ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल इक्विवेलेंट यूनिट से, तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी। द कंपनी यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर द फ्लो ऑफ कॉस्ट, वही होना भी चाहिए अगर इवनली अक्रू हो रहा है तो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2026, तो सब मिला के हमारा कॉस्ट क्या लगा है, 10,020 प्लस 114,180, फिर फिनिश गुड्स यूनिट्स है 1665 और WIP के इक्विवेलेंट यूनिट्स है कितना है हमारा 60 यूनिट्स है, तो ये हमारा आने वाला है 1020 प्लस 114,180 डिवाइडेड बाय 1725, 124,200 1725 72। तो हमें फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है, तो फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या आने वाली है, 72 इंटू फिनिश गुड्स है 1665 इंटू 1665, 119,880, 119,880 हो गया ये। फिर एक करेंट सेलिंग प्राइस 136 है, वेरिएबल कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 76 टू 82, 76 से 82 होने वाले हैं, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, पीवी रेशियो घट जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट आर 5,32,000 विल नॉट चेंज, फिक्स्ड कॉस्ट बदलने वाला नहीं है। हाउ मेनी एडिशनल यूनिट्स, कितने एडिशनल यूनिट्स आपको बेचने पड़ेंगे कि आपका ऑपरेटिंग इनकम जो 3,45,500 का है वो मेंटेन रहे, तो पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा ना कि मैं अभी कितने यूनिट्स बेच रहा हूं, तो ये फॉर्मूला हमारा मास्टर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो प्रॉफिट है हमारा 345,500, फिक्स्ड कॉस्ट है 532 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, जब सेलिंग हमारी वेरिएबल कॉस्ट 76 है, तो
136 minus 76, 60 rupees. And in case 2, we have got 345, 500 plus 5,32,000 divided by, यहाँ पे हमारा contribution क्या आएगा, 136 minus 82, 54. 345, 500 plus 5,32,000 divided by 60. 14625 यूनिट्स यहाँ पे हम बेच रहे हैं और यहाँ पर हम बेचने वाले हैं 345, 500 प्लस 5,32,000 डिवाइडेड बाई 54, 16250. तो कितने एडिशनल यूनिट्स मेरे को और बेचने पड़ेंगे? अभी बेच रहा हूँ 14625, बाद में बेचने पड़ेंगे 16250. दैट मीन्स 1625 यूनिट्स मेरे को एडिशनली बेचना पड़ेगा, 1625 यूनिट्स. तो दिस विल बी माई करेक्ट आंसर. तो क्वेश्चन 4 मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 सब क्लियर है आप लोगों को? एक बार सोल्यूशन से बस देख लीजिएगा. रिक्वायर्ड ये है कि आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको आरटीपी बहुत इजी लगेगा. Material cost. Measures ESA Material Private Limited produces a product which names ESS. The consumption of raw material for the production of ESS is 210 kgs to 350 kgs per week. Other information is as follows. Procurement time 5 to 9 days. देखिए यहाँ पे डेज है, यहाँ पे वीक्स है, तो आप भी इसे क्या करिए ना, डेज में बदल लीजिए. 210 kg डिवाइडेड बाई 7 टू 350 kg डिवाइडेड बाई 7. दैट मीन्स 30 kg से लेके 50 kg तक वेरी करता है. तो एवरेज कंजम्पशन आपका क्या रहने वाला है, 40 kg का. 30 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कंजम्पशन 40 kg है. ऐसा सेम क्वेश्चन ना मेरे को लगता है पहले भी आरटीपी में कभी तो आया है, शायद नवंबर में ही कभी, नवंबर 22 के आरटीपी में भी ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आया था. प्रोक्योरमेंट टाइम गिवन है, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन है, स्टोरेज कॉस्ट 1% पर मंथ प्लस 2% पर यूनिट पर एनम. तो 1% पर मंथ है, किसका 1%? कॉस्ट का. कॉस्ट हमारा क्या है, कॉस्ट है 100 kg, तो 1% ऑफ 100 प्लस 2. और ये 1% पर मंथ है, ध्यान रखिएगा, पर मंथ. दैट मीन्स आपको 12 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. पर मंथ है 1%, तो 12 महीने का तो 12 होगा ना, 12%. दैट मीन्स आपका कैरिंग कॉस्ट आने वाला है 14 रुपीज. तो EOQ निकालना है, बहुत सिंपल है, रूट ओवर 2AO अपॉन सी, 2AO अपॉन सी वहां से कर लेंगे तो मिल जाएगा 2AO अपॉन सी. तो हमारा ये एनुअल कंजम्पशन कैसे आ रहा है, 40 kg पर डे यूज करेंगे 365 डेज तक. 40 इंटू 365, 14600. 2 इंटू 14600 इंटू 200 आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट गिवन था क्वेश्चन में, और कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि 14 रुपीज आने वाला है. 12% ऑफ 100, 12 प्लस 2 14. सॉल्व किया, ये मिल गया. फिर रीऑर्डर लेवल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम. मैक्सिमम स्टॉक लेवल कैसे निकलेगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम लीड टाइम प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी. तो ये फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा. फिर है मिनिमम स्टॉक लेवल. मिनिमम स्टॉक लेवल कैसे मिलता है, ROL माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल लीड टाइम. एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम प्लस मैक्सिमम अपॉन 2 कर देंगे. नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड पर ईयर, तो एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी. एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय रीऑर्डर क्वांटिटी, तो हम रीऑर्डर करके जितना मंगाते हैं तो ये आ गया. इन्वेंट्री कॉस्ट भी मिल जाएगा. अब कह रहा है कि अगर सप्लायर 1% डिस्काउंट दे रहा है तब फिर क्या होना चाहिए. आपको 2 बार में सामान मंगाना है और सप्लायर आपको 1% का डिस्काउंट देगा. तो याद रखना है कि अगर सप्लायर डिस्काउंट देता है तो परचेज कॉस्ट तो बदल जाएगी, साथ ही साथ कैरिंग कॉस्ट भी बदल जाएगी. कैरिंग कॉस्ट क्यों चेंज हो जा रही है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट 12% तो आपके परचेज प्राइस पर डिपेंडेंट था. अब आपको सप्लायर ने 1% डिस्काउंट दे दिया, दैट मीन्स 100 का 99% ही लगेगा. अब पहले 100% पूरा लग रहा था, अब 99% ही लगेगा. दैट मीन्स 99, तो 99 का 12% जो भी आएगा प्लस 2, 99 का 12% 11.88 प्लस 2, दैट मीन्स 13.88 अब आपकी नई कैरिंग कॉस्ट होगी. तो उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे जो अपना फॉर्मूला है, क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट. ये तो पता ही होगा आपको. तो इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट मिल गया. अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. तो पहले EOQ जब फॉलो कर रहे हैं तो 1469 122 आ रहा है, अभी 1496 462 आ रहा है. जब सप्लायर ने डिस्काउंट दे दिया तो सप्लायर के डिस्काउंट देने के बाद भी मेरी कॉस्ट ज्यादा है, तो सप्लायर के डिस्काउंट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे.
फिर आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आंसर नो है आपका तो काउंटर ऑफर सप्लायर को कितना देना पड़ेगा, सप्लायर कितने % का डिस्काउंट दे। तो देखिए अब यहाँ पे अगर सब मेरे को काउंटर ऑफर चाहिए, इसका मतलब है कि मेरी इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, उतनी ही जितनी ईओक्यू में है। अगर ईओक्यू से ज्यादा हो जाएगी तो मैं सप्लायर का डिस्काउंट क्यों लूंगा, नहीं लूंगा। तो ईओक्यू के केस में मेरी कॉस्ट है 1469122 और डिस्काउंट रेट को मैंने मान लिया Z%। तो काउंटर ऑफर प्राइस क्या होगा, 100% माइनस मीन्स 100 में सीधा Z% माइनस कर दीजिए। तो अगर 100% में हम जितना भी % माइनस करते हैं वो हमें क्या मिलता है, 100 माइनस Z ही तो मिलेगा। समझ में ये 100 माइनस Z कैसे आया। सपोज करिए 100 में से मैंने 5% डिस्काउंट दे दिया, तो 100 का 5% भी तो 5 होगा, 100 का 5% भी तो 5 होगा, तो 100 का Z% भी Z होगा। तो Z का मैंने डिस्काउंट दिया, पहले मेरी प्राइस थी 100, तो न्यू प्राइस क्या होने वाली है 100 माइनस Z। समझ गए, 100 माइनस Z। तो कैरिंग कॉस्ट बदल जाएगा, 100 माइनस Z का 1% प्लस 2, 12 महीने तक ये आ गया। तो अब इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट जितना रिक्वायरमेंट है मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग प्राइस। परचेजिंग प्राइस क्या है मेरी 100 माइनस Z, तो वो मैंने पुट किया 14600 इंटू 100 माइनस Z, तो ये आया। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो वही रहेगा, 2 बार ऑर्डर करना है, तो 2 बार ऑर्डर किया, हर बार 200 रुपीज़ लगता है, तो 400 रुपीज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट है। और कैरिंग कॉस्ट क्या लगने वाला है, कैरिंग कॉस्ट लगता है Q/2 इंटू सी। तो हमारा Q क्या है 14600/2, क्योंकि 2 बार में मंगा रहे हैं मतलब हर बार 7300 मंगाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट है 100 माइनस Z का 12% प्लस 2, तो ये 7300/2 आने वाला है आपका 3650 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस Z इंटू 12%, तो 12 माइनस 12% ऑफ Z 0.12 Z प्लस 2, दैट मीन्स 3650 इंटू 14 माइनस 0.12 Z। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, चेक कर लीजिए ना, यही आएगा 3650 माइनस मल्टीप्लाइड बाई 14, 51,100 माइनस 3650 इंटू 0.12 दैट इज 438Z। अब इन तीनों को प्लस करेंगे, कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ मटेरियल, और इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो आपका इक्वल होना चाहिए 1469122 के। तो Z को सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मीन्स अच्छा क्या है, ये जो लास्ट पार्ट है ये बहुत चैलेंजिंग है, ये लास्ट पार्ट जो है ये थोड़ा चैलेंजिंग है। अगर एक बार आपने देखा रहेगा तो एग्जाम में बनेगा, वरना हो सकता है एग्जाम में शायद ना भी बने, तो एक बार जरूर देख कर जाइएगा। तो ये लास्ट पार्ट को स्टार मार्क कर लीजिए। एंड फाइनली इसके बाद एम्प्लॉय कॉस्ट पे आते हैं। नॉर्मल वर्किंग वीक है हमारा 5 डेज 8 आवर्स का प्लस 3 लेट शिफ्ट ऑफ 3 आवर्स। रेट ऑफ पेमेंट 160 पर आवर, लेट शिफ्ट का 225। तो हम कितना पेमेंट कर रहे होंगे अभी, 40 आवर्स हमारा नॉर्मल है और लेट शिफ्ट है 9 आवर्स, तो 160 इंटू 40 6400 और लेट शिफ्ट का 225 इंटू 9 2025, 6400 प्लस 2025 8425। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 49 आवर्स वीक इंक्लूडिंग 3 लेट शिफ्ट 240 आर्टिकल्स। 240 आर्टिकल्स का मेरा एवरेज आउटपुट रहता है। टाइम रेट है 160 पर आवर। बेसिक टाइम अलाउड 15 आर्टिकल्स के लिए क्या है 2.5 आवर्स। बेसिक टाइम अलाउड जो है दैट इज 2.5 आवर्स। पीस वर्क रेट में बेसिक पीस रेट में हम 20% ऐड करेंगे, तो पहले तो एक बार बेसिक पीस रेट निकालना पड़ेगा, पीस रेट निकालना पड़ेगा। पीस रेट क्या आएगा मेरा, बताइए पीस रेट क्या आएगा। हम 160 पर आवर देते हैं और 15 आर्टिकल्स में 2.5 आवर्स लग जाता है, दैट मीन्स 15 आर्टिकल्स का हम क्या पैसा दे रहे हैं 160 इंटू 2.5, 160 इंटू 2.5, 160 पर आवर का रेट है, 2.5 आवर्स लगता है 15 आर्टिकल्स के लिए। तो एक आर्टिकल के लिए क्या लगने वाला है 160 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 15, 160 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 26.66 के अराउंड कुछ आ रहा है। इसमें 20% हम ऐड करेंगे पीस वर्क रेट में, तो प्लस 20%।
प्लस कर दीजिए 20%, कम्स टू 32 रुपीज़, 32 रुपीज़। तो पीस वर्क रेट है हमारा 32। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट वीकली अर्निंग्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर वन ऑपरेटर अंडर द फॉलोइंग सिस्टम। एग्जिस्टिंग टाइम रेट, एग्जिस्टिंग टाइम रेट में क्या होता है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सोल्यूशन से ही आपको बता देता हूँ। देखिए एग्जिस्टिंग टाइम रेट में वीकली वेजेस हम 84825 दे रहे हैं। पीस रेट सिस्टम के हिसाब से अभी जस्ट मैंने निकाला 32 रुपीज़ देंगे और 270 आर्टिकल्स मैंने बनाया है। 32 रुपीज़ देंगे, 270 आर्टिकल्स बनाया है, 32 इंटू 270, 8640 की कॉस्ट आनी चाहिए, 8640। फिर रोवन प्रीमियम सिस्टम में, रोवन प्रीमियम सिस्टम में क्या होता है? आर फॉर रोवन, आर फॉर रेशियो। तो यहाँ पे हम बोनस देते हैं। बोनस का फॉर्मूला क्या है? टाइम टेकन बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट पर आर, इंटू वेज रेट पर आर। तो मैंने टाइम कितना लिया है? टाइम टेकन है हमारा 40 आवर्स, ये तो गिवन था क्वेश्चन में 40 आवर्स। भैया 40 आवर्स तो कहीं पर भी गिवन नहीं था। अरे यहाँ गिवन तो है 40 आवर्स हमारा पर वीक का, 5 डेज ऑफ 8 आवर्स। हमने तो यही सोचा है कि हम एलिमिनेट कर देंगे ओवर टाइम को, जो 3 लेट शिफ्ट हम चला रहे हैं इसको नहीं चलाएंगे, सिर्फ 5 डेज काम करेंगे 8 आवर्स, दैट मीन्स 40 आवर्स काम होगा। तो टाइम टेकन है 40 आवर्स और टाइम अलाउड कितना था? टाइम अलाउड कितना है? देखिए टाइम अलाउड मिल जाएगा आपको 240 आर्टिकल्स, 240 आर्टिकल्स बनाना था और आपको 15 आर्टिकल्स बनाने के लिए 2.5 आवर्स लगता है। 15 आर्टिकल्स बनाने के लिए 2.5 आवर्स लगता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। एक आर्टिकल के लिए कितना लगने वाला है? 2.5 अपॉन 15, आपने 270 आर्टिकल बनाया है तो 2.5 अपॉन 15 इंटू 270, और यहाँ पर हम बेसिक टाइम अलाउड कितना देते हैं? 50% बोनस भी तो देते हैं टाइम में, दैट मीन्स अब 150% मिल रहा है। अगर टाइम में 50% का बोनस मिल गया दैट मीन्स 150% मिल रहा है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 270 इंटू 150%, यार हमारा 67.5 आवर्स, 67.5 आवर्स। तो 67.5 आवर्स मैंने दिया, लेकिन वर्कर ने सिर्फ 40 आवर्स लिया। तो कितना टाइम बचा दिया वर्कर ने? टाइम सेव्ड हमारा आएगा 67.5 माइनस 40, दैट इज 27.5। तो रोवन सिस्टम में बोनस क्या आने वाला है? टाइम टेकन 40, टाइम अलाउड 67.5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम सेव 27.5 इंटू वेज रेट पर आर। पर आर का वेज रेट क्या है? 160 पर आर है, तो मल्टीप्लाइड बाई 160। तो ये तो बोनस का पार्ट है सिर्फ, और उसका जो बेसिक वेज है वो तो देंगे ही। 40 आवर्स इंटू 160, 40 इंटू 160 ये बेसिक है, दोनों को ऐड कर दीजिए मिल जाएगा आंसर। देखिए 40 इंटू 160 प्लस ये 9007.41, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। फिर हालसे में, हालसे का कहना क्या है? बोनस कैसे देना है? हालसे, एच फॉर हाफ, एच फॉर हालसे। तो जितना टाइम सेव हुआ उसका आधा दे दीजिए, हाफ इंटू टाइम सेव्ड इंटू वेज रेट पर आर। तो टाइम सेव हुआ है हमारा 27.5, इसका वेज रेट है 160 मल्टीप्लाइड बाई हाफ, 27.5 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 2, तो यह है 2200। दिस इज बोनस, ये तो बोनस है। और बेसिक वेज रेट, बेसिक वेज रेट तो 160 इंटू 40 6400 देंगे ही देंगे, दैट मीन्स 8600, 8600 ये आ गया। फिर हमें क्या दिखाना है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग आवर्स वर्कड, वीकली अर्निंग्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड लेबर कॉस्ट पर आर्टिकल फॉर वन ऑपरेटर अंडर द अबव सिस्टम। ये तो इजी है। तो एग्जिस्टिंग टाइम रेट में 49 आवर्स काम करना पड़ रहा है, 8 आवर्स इंटू 5 डेज प्लस 3 लेट शिफ्ट वाला काम चल रहा है। तो वहां पे मैंने 8425 दिया, आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए 240 जो कि क्वेश्चन में गिवन था, तो 35.10। फिर हमने अपने सिस्टम में चेंज लाया, सिस्टम में चेंज लाया, बोला कि हम पीस रेट के हिसाब से जब आपको देंगे तो 40 आवर्स आपने काम किया, वीकली अर्निंग्स क्या आई? 8640, 8640। तो ये 8640 कैसे आया हमारा? 160 के हिसाब से सीधा 40 इंटू 160, 6400 दिया, और साथ ही साथ मैंने क्या किया था? 50% एक्स्ट्रा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? यहाँ पे तो निकाला था ना हमने,
कैसे आया था? अच्छा हाँ, पीस रेट सिस्टम है ना, मैंने क्या पढ़ लिया, हाँ पीस रेट सिस्टम है, तो पीस रेट के हिसाब से देंगे, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। पीस रेट सिस्टम है, तो मैंने कितने आर्टिकल्स बनाए थे, मेरे को बनाना था 15 आर्टिकल 2.5 आवर्स में, तो 270 आर्टिकल्स का जो बनता है मैंने ले लिया, और जो भी रेट था उसमें हम 20% बोनस ऐड कर रहे थे, मैंने निकाल के दिखाया था ना 32 रुपीज़, तो 32 इंटू 270 8640 नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो ये हमारा पीस रेट 32 आया ही था। फिर रोहन सिस्टम में हमने ये पेमेंट किया है, 40 आवर्स काम हुआ है तो इफेक्टिव वेज रेट मिल गया। फिर हालसे सिस्टम में 40 आवर्स काम हुआ 8600 के हिसाब से, तो इफेक्टिव वेज रेट यहाँ पे भी मिल गया है। एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ भी गड़बड़ी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फिर नेक्स्ट, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स वर इनकर्ड इन आदित्य लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 20x8, पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, डायरेक्ट एक्सपेंस है ये तो। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स, ये तो डायरेक्ट लेबर का पार्ट होगा ना, फैक्ट्री वर्कर्स को जो हम वेजेस देते हैं वो तो डायरेक्ट लेबर का पार्ट है। बिल पेड टू जॉब वर्कर्स, जॉब वर्कर्स को मैंने बिल दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस। फी पेड टू टेक्नीशियन हायर्ड फॉर द जॉब, अगेन डायरेक्ट एक्सपेंस। एडमिन ओवरहेड तो अलग होगा इस, कमीशन पेड टू सेल स्टाफ, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होता है। तो कैश 10 के हिसाब से हमें क्या क्या लेना है, 480 200 लेना है, देन 966 8400 96000, इन चारों का सम करिए क्या आएगा, 4,80,200 प्लस 9,66,000 प्लस 8,400 प्लस 96,000, 1505 1550 600, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यस, क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन। फिर आई क्वेश्चन नंबर 8 में कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। अब कॉस्ट शीट में तो ये इजी है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में जाएगा। कंज्यूमेबल मटेरियल, कंज्यूमेबल मटेरियल का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल होता है, कंज्यूमेबल मटेरियल का मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाना है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर, कैरेज इनवर्ड परचेज का पार्ट है तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड में। वेजेस टू फोमैन एंड स्टोर कीपर, फोमैन और स्टोर कीपर कहाँ पर होते हैं, फैक्ट्री में, फैक्ट्री ओवरहेड। अदर इनडायरेक्ट वेजेस एंड टू फैक्ट्री स्टाफ, फैक्ट्री ओवरहेड। एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में जाएगा। सैलरी टू अकाउंटेंट्स, एडमिन ओवरहेड नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड, एडमिन ओवरहेड नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू EPF एंड ESI, ये सब वेजेस का पार्ट है, डायरेक्ट लेबर। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल अभी जस्ट पढ़ा था, डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंस, प्रोडक्शन प्लानिंग का ऑफिस एक्सपेंस है, तो ये एडमिन ओवरहेड प्रोडक्शन रिलेटेड, प्रोडक्शन रिलेटेड। सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनता है, नहीं आएगा। फी टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एडमिन एक्सपेंस, जनरल नेचर का। स्टैट फी टू कॉस्ट ऑडिटर सेम, फी टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेम। फैक्ट्री मेंटेनेंस एंड रिपेयर, फैक्ट्री ओवरहेड। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक्सपेंस, तो ये क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में जाएगा। ऑफिस रेंट, एडमिन एक्सपेंस या एडमिन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन नेचर का। इंश्योरेंस ऑन फिनिश गुड वेयर हाउस, फिनिश गुड्स वेयर हाउस का इंश्योरेंस करा रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। पैकिंग मटेरियल, तो ये कहां पर आता था, याद है तो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले। डोनेशन टू स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड नहीं आएगा, वैल्यू ऑफ सेल्स सेल्स है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 2000 डिफेक्टिव यूनिट्स वर प्रोड्यूस ड्यू टू मशीन मैल फंक्शन, दी एबनॉर्मल लॉस नॉट इंक्लूडेबल इन कॉस्ट, देखिए साफ साफ बता दिया कि एबनॉर्मल लॉस को कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। अमाउंटेड टू 4,60,000, स्क्रैप रियलाइज वॉज 40,000, तो इग्नोर करेंगे। कॉस्ट शीट बनाना है तो फॉर्मेट क्या है कॉस्ट शीट का, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेते हैं, कैसे मिलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस फ्रेट इनवर्ड प्लस माइनस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट कुछ है तो, परचेज रिटर्न कुछ है तो माइनस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर देंगे, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिल गया। फिर डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल गया। फिर एडमिन ओवरहेड्स प्रोडक्शन रिलेटेड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, सेल ऑफ स्क्रैप कुछ है तो माइनस करेंगे, लेकिन ये वाला सेल ऑफ स्क्रैप माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अब नॉर्मल नेचर का है, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस, तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में
हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन रिलेटेड और साथ ही साथ इंटरेस्ट कॉस्ट भी ऐड करते हैं। अमेंडमेंट जो आया है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी ऐड करते हैं तो मिल जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो फाइनली सेल्स मिल जाएगा। तो ये तो फॉर्मेट में आप पुट कर लीजिएगा, आपसे बन ही जाएगा। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में यहाँ पे ये रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो देखते हैं क्या है। ओपनिंग स्टॉक में फिनिश गुड्स का वैल्यू गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये सब गिवन है। तो अपने को क्या बनाना है भाई साहब, अपने को बनाना है कॉस्ट रिकॉर्ड्स गिवन है, सब कुछ गिवन है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स के हिसाब से करना है। तो देखिए कॉस्ट शीट तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए बना दिया, फाइनेंशियल यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। ऐसे तो बनाने की ज़रूरत है ही नहीं, फाइनेंशियल्स ऐसे ही बता दूंगा। ओपनिंग स्टॉक में इन दोनों को हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये कॉस्ट शीट का सोल्यूशन देखिए, ओपनिंग स्टॉक में लिखा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, सब खर्चे ले लेना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, एडमिन ओवरहेड्स, इंटरेस्ट पेड, बैड डेट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका क्रेडिट साइड में आएगा, रेंट रिसीव्ड भी क्रेडिट साइड में आएगा, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक दोनों क्रेडिट साइड में आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो नेट प्रॉफिट है, मिल गया। फिर कॉस्ट शीट के लिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ये सब डेटा तो गिवन है ही, इसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड्स को हम 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से अब्जॉर्ब करते हैं, तो जो भी डायरेक्ट वेजेस होगा उसका 60% फैक्ट्री ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एट 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये अगर एडमिन ओवरहेड्स आपका फैक्ट्री कॉस्ट के हिसाब से रिकवर हो रहा है, दैट मीन्स ये प्रोडक्शन नेचर का एडमिन ओवरहेड्स है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर चार्ज एट 5 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड, तो जितने यूनिट्स बेचे 5 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यूड एट 105, कंपनी वैल्यूज WIP एट फैक्ट्री कॉस्ट फॉर बोथ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट प्रॉफिट रिपोर्टिंग। तो WIP की वैल्यू फाइनेंशियल्स में जो है वही कॉस्ट में भी रहने वाली है। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो क्वेश्चन में गिवन था लिया 784, डायरेक्ट लेबर लिया 465, प्राइम कॉस्ट आ गया। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे, ये फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, डायरेक्ट लेबर का 60%, तो 4,65,000 का 60%, 2,79,000 ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिला। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस किया, सेम एज इट इज जो PL में था वही ले लेंगे, क्योंकि हम फाइनेंशियल्स में और कॉस्ट में सेम डेटा यूज करते हैं। नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिला, फिर एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे। एडमिन ओवरहेड हमारा ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का कितना परसेंट है, 20%, तो वर्क्स कॉस्ट हमारा है 15,12,800, इसका 20% आ गया। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया 14,000 यूनिट्स। अब ये 14,000 यूनिट्स कैसे आया, देखिए सब मिला के आपको गिवन है कि आपने 14,500 यूनिट सेल किए हैं, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करते हैं तो प्रोडक्शन मिल जाता है। सेल्स है हमारा 14,500, क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास है 375, ओपनिंग स्टॉक में था 875, दैट मीन्स हमने कितने यूनिट्स बनाए होंगे, 14,000 यूनिट्स बनाए होंगे। 14,000 यूनिट्स बनाया है, तो इस 14,000 की कॉस्ट इतनी है, तो 875 हमारा ओपनिंग स्टॉक है, इसे 105 के हिसाब से वैल्यू करना था, कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक 14,000 के हिसाब से मैंने निकाल लिया, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट का है। सिंपल एकदम। तो अब यहाँ पे डिफरेंस किन किन चीज़ों में आएगा, डिफरेंस आएगा भाई साहब, आपने सबसे पहले तो डिफरेंस आपका आने का है फैक्ट्री ओवरहेड्स में, यहाँ पे 265 है, और यहाँ पे कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है, कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड्स 279 है, तो ज़्यादा है। ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कम आएगा कॉस्ट में। तो ये डिपेंड करेगा ना कि हम किसके प्रॉफिट को किसके साथ मिला रहे हैं। जब रिकंसिलिएशन शुरू करेंगे तो कॉस्टिंग प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं या फिनेंशियल प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं, वो देखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। तो एक डिफरेंस का रीज़न तो ये है। दूसरा डिफरेंस का रीज़न क्या होगा, गुडविल रिटर्न ऑफ, फाइनेंशियल्स में आता है, कॉस्ट में आता ही नहीं है। एडमिन ओवरहेड्स यहाँ 3,15,000 है, यहाँ एडमिन ओवरहेड्स 3,02,560 है। तीसरा रीज़न इंटरेस्ट पेड, 72,000 रुपीज़, देखिए कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं किया गया है, कॉस्ट शीट में कंसिडर नहीं किया गया है, और रिकंसिलिएशन में कंसिडर करेंगे। अमेंडमेंट जो आया था वो कॉस्ट शीट के लिए आया था, बट इस क्वेश्चन में नहीं माना है, तो 72,000 को कंसिडर नहीं किया गया, फाइनेंशियल्स में कंसिडर किया, तो एक रीजन डिफरेंस का ये है। बैड डेट्स ये है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स यहाँ 65,000 है, और हमारा कॉस्ट शीट में 72,500 है, तो ये एक रीजन है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड तो फाइनेंशियल में आता है, कॉस्ट शीट में तो आता ही नहीं है। रेंट रिसीव्ड फाइनेंशियल में आएगा, कॉस्ट में नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 43,250 है,
और कॉस्ट शीट के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक आपका 48,626 है। तो ये सारे रीजंस है डिफरेंसेस के। अब आप देखिए कि आपका टारगेट क्या है। तो सोल्यूशन में इन्होंने टारगेट कैसे लिया है, इन्होंने कॉस्ट अकाउंट्स को बेस लिया है, कॉस्ट अकाउंट्स को बेस लिया है। तो हमें कॉस्ट अकाउंट्स को बेस लिया, तो हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा फाइनेंशियल्स है। तो जो भी हमारा टारगेट रहता है हम उसके हिसाब से सोचते हैं। अब देखिए टारगेट के हिसाब से मैं एक एडजस्टमेंट बस आपको बता रहा हूं। टारगेट के हिसाब से अब आप सोचिए, तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स 265 है फाइनेंशियल्स में, और कॉस्ट में क्या है 279। तो कॉस्ट में ज़्यादा है, फाइनेंशियल्स में कम है। तो अगर एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल में कम है मतलब प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा, तो कॉस्ट में भी फिर प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो 14,000 ऐड कर देंगे, 14,000 ऐड कर देंगे। देखिए ऐड किया 14,000। देन नेक्स्ट हमारे पास है 95,000 गुडविल रिटर्न ऑफ, फाइनेंशियल्स में ये एक्सपेंडिचर है, तो कॉस्ट में भी इसे एक्सपेंडिचर शो करना पड़ेगा। 95,000 माइनस कर देंगे, 95,000 माइनस कर देंगे। तो ये 95 भी माइनस किया होगा ज़रूर, 95 माइनस किया है। फिर 72,000 इंटरेस्ट पेड, फाइनेंशियल्स में दिख रहा है कॉस्ट में नहीं दिख रहा है, तो कॉस्ट में भी दिखाइए, कॉस्ट में भी माइनस करिए। 72,000 माइनस किया। देन बैड डेट्स 21,000, फाइनेंशियल्स में एक्सपेंस दिख रहा है, कॉस्ट में भी एक्सपेंस दिखाइए, माइनस करिए। तो ये सब माइनस किया। देन इसके बाद हमारे पास दूसरा डिफरेंस है एडमिन ओवरहेड का। कॉस्ट में 3,02,560 है, कॉस्ट में 3,02,560 है, और फाइनेंशियल्स में कितना है 3,15,000, 3,15,000। तो अगर फाइनेंशियल्स में 3,15,000 है और कॉस्ट में मैंने 3,02,000 ही दिखाया है, इसका मतलब कॉस्ट में एक्सपेंडिचर कम दिखाया है तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा। ठीक करने के लिए प्रॉफिट क्या करेंगे, कम करेंगे। 3,15,000 है फाइनेंशियल्स में, और यहाँ मैंने 3,02,560 दिखाया है। 12,440 कम दिखाया है, तो 12,440 का एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ेगा ज़्यादा, बढ़ा दीजिए। 12,440 का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। देन इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 48,626 दिख रहा है, और हमारे पास फाइनेंशियल्स में कितना है क्लोजिंग स्टॉक, फाइनेंशियल्स में क्लोजिंग स्टॉक है 43,250, 43,250, और यहाँ पे 48,626। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में ज़्यादा है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा हो चुका है। तो 43,250 माइनस 48,626, 5,376, 5,376 माइनस कर दिया, सिंपल था। और प्लस के लिए हमारे पास क्या क्या है, अब प्लस में देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, फाइनेंशियल्स में प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस करिए, कॉस्ट में रेंट रिसीव्ड वहाँ पे प्लस है, फाइनेंशियल्स में कॉस्ट में भी प्लस कर दीजिए। तो ये दो ट्रीटमेंट और हो जाएंगे, रेंट रिसीव्ड प्लस किया और हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस किया। बाकी दोनों जो ओवर वैल्यूड थे उनको भी प्लस कर दिया। जैसे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल्स में कितना दिख रहा है, ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल्स में दिख रहा है 76,525, और यहाँ पर कॉस्ट शीट में कितना है, कॉस्ट शीट में ओपनिंग स्टॉक है 91,875। तो ओपनिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जो डिफरेंस है यहाँ पे कॉस्ट शीट में क्या हुआ है, ज़्यादा ओपनिंग स्टॉक है मतलब कम हो गया प्रॉफिट, बढ़ा दीजिए। 91,875 माइनस 76,525 प्लस करना पड़ेगा 15,350, तो प्लस कर दिया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मैंने कॉस्ट शीट में ज़्यादा दिखाया है, कितना ज़्यादा दिखाया है 7,500, तो 7,500 ज़्यादा एक्सपेंस दिखाया है, इसके वजह से वहाँ पे कॉस्ट शीट में प्रॉफिट कम हो गया, बढ़ा दिया मैंने, प्लस किया। तो सिंपल है रिकंसिलिएशन, बस ध्यान रखना है कि टारगेट पर कैसे पहुंचे, टारगेट पर कैसे पहुंचे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचने लग जाते हैं कि चलो हम याद कर लेते हैं, याद करके नहीं बनेगा आपसे। अगर आपको टारगेट पर पहुंचने का लॉजिक समझ में आ गया ना तो कुछ याद नहीं करना है। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। Pinto Limited operates in beverages industry where it manufactures soft drink in three sizes: 3 liter, 1.5 liter, or 600 ml. The products are processed in batches. 5,000 liter capacity processing plant consumes electricity of 90 kilowatts per hour. मतलब एक बार में कैपेसिटी है कि मैं 5,000 लीटर ही मैक्सिमम बना सकता हूँ। दैट मीन्स 3 लीटर के लार्ज साइज के बॉटल कितने बन पाएंगे, 5,000 लीटर डिवाइडेड बाई 3, 5,000 डिवाइडेड बाई 3, 1666.66, इतने रन हो पाएंगे। दैट मीन्स इतने बार मैं बना पाऊंगा।
फिर मीडियम 1.5 लीटर्स है, तो इसका बैच क्या आने वाला है 5000 डिवाइडेड बाई 1.5, 5000 बाई 1.5, 3333.33। फिर स्मॉल 600 ml के बॉटल्स हैं, तो 5000 डिवाइडेड बाई 0.6 लेना पड़ेगा, क्योंकि 600 ml है तो ml को लीटर में बदला तो 0.6 हो गया। तो इसके कितने बैच बनने वाले हैं 5000 डिवाइडेड बाई 0.6, 83333.33 बैच। तो ये नंबर ऑफ बैचेस मिल गया। अब इसके बाद बैच में 1 आवर 45 मिनट्स लगता है कंप्लीट करने में, और ओनली सिमेट्रिक साइज ऑफ प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस्ड एट अ टाइम। मशीन सेटअप टेक्स 15 मिनट्स टू गेट रेडी, 15 मिनट लगता है मशीन को सेटअप होने में, और ड्यूरिंग द सेटअप पावर कंजम्पशन इज ओनली 20%। तो 90 किलोवाट्स पर आवर लगता है नॉर्मली, लेकिन जब मशीन सेटअप होगा तो 90 किलोवाट तो पर आवर है, 60 मिनट्स का है, तो 15 मिनट्स का कितना आना चाहिए, जो भी आएगा उसका सिर्फ 20% लगेगा। 90 किलोवाट्स 1 आवर का है, दैट मीन 60 मिनट्स का है, तो 15 मिनट्स मशीन सेटअप टाइम है, तो 15 मिनट्स के लिए 20% के हिसाब से कितना पावर कंज्यूम होना चाहिए 90 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 15 इंटू 20%, दैट मीन्स 4.5 किलोवाट। करंट प्राइस आपको गिवन है। प्रोड्यूस अ लीटर ऑफ बेवरेज, 14 लीटर ऑफ रॉ मटेरियल W एंड 25 ml ऑफ मटेरियल C आर रिक्वायर्ड विच कॉस्ट 0.50 14,000 पर लीटर रेस्पेक्टिवली। 20 direct workers are required. The workers are paid 880 for 8 hours shift of work. एवरेज पैकिंग कॉस्ट एक बॉटल का 3 रुपीज़ है, पावर कॉस्ट 7 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट 30,000 पर बैच है। तो नंबर ऑफ बैचेस मेरे को पता ही है, यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ बैचेस, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। तो लार्ज हमारा कितना है, लार्ज है हमारा 1666, मीडियम है हमारा 3333 और स्मॉल है 8333। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट 4 करोड़ 90 लाख है, होल्डिंग कॉस्ट 1 रुपी पर बॉटल पर एनम है, तो ये आपका कैरिंग कॉस्ट है। द मार्केटिंग टीम हैज सर्वेड दैट द फॉलोइंग डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट, लार्ज का 3 लाख का डिमांड है, मीडियम का 7,50,000 का है और स्मॉल का 20 लाख का है। तो ये नंबर ऑफ बैचेस नहीं होंगे, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, नंबर ऑफ बैचेस नहीं, इतने तो प्रोडक्शन रन होंगे, इतने प्रोडक्शन रन होंगे। तो अब बैच कितना बनेगा 3 लाख डिवाइडेड बाय एक बार में इतने बॉटल्स बन सकते हैं, ये तो नंबर ऑफ बॉटल्स है, ये नंबर ऑफ बॉटल्स है। एक बॉटल में 3 लीटर आता है और मैं मैक्सिमम एक बार में 5000 लीटर बना सकता हूँ, दैट मीन्स इतना बॉटल बनेगा। तो नंबर ऑफ बैचेस क्या आने वाला है, नंबर ऑफ बैचेस 3 लाख डिवाइडेड बाई 1,666 लार्ज के लिए, 3 लाख डिवाइडेड बाई 1,666, 180 बैच, ये हो गया लार्ज का। फिर मीडियम के लिए 7,50,000 डिवाइडेड बाई 3333, 7,50,000 डिवाइडेड बाई 3333, 225 बैच मीडियम, और स्मॉल का 20 लाख डिवाइडेड बाई 8,333, 240 बैच। तो नंबर ऑफ बैचेस मिल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस पर बैच एंड ऑल्सो कंप्यूट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो इजी क्वेश्चन है एकदम, देखिए नंबर ऑफ बैचेस मैंने निकाल के दिखा दिया, 180, 225, 240 आ गया। अब डिमांड गिवन है, क्वांटिटी पर बॉटल, आउटपुट पता है। अब हर आउटपुट के लिए मटेरियल W कितना लगता है, हर एक लीटर के लिए 14 लीटर्स, तो लार्ज में आपको 9 लाख लीटर की ज़रूरत है, 9 लाख लीटर की ज़रूरत है, क्योंकि 3 लाख बॉटल्स की डिमांड है और हर एक बॉटल में 3 लीटर्स आता है, दैट मीन्स 9 लाख लीटर्स इंटू 14। तो मटेरियल W 1 करोड़ 26 लाख आपको चाहिए। फिर मीडियम के लिए 1 करोड़ 57 लाख 50,000 चाहिए और स्मॉल के लिए 1 करोड़ 68 लाख चाहिए। मटेरियल C कितना चाहिए, हर एक बॉटल पे 25 ml, हर एक लीटर के लिए 25 ml, तो ये 25 ml है, तो आप सीधा इसको 0.025 लीटर लिख सकते हैं, 0.025 लीटर। तो अब आप सोचिए कि आपने 9 लाख लीटर लार्ज बनाया, तो 9 लाख इंटू 0.025 जाएगा 22,500, तो इस सब मल्टीप्लाई करके ये मिल गया मेरे को। नंबर ऑफ मैन शिफ्ट्स रिक्वायर्ड, कितने मैन शिफ्ट की ज़रूरत है एक बैच में, लार्ज में 180 बैच बनता है, मीडियम में 225, स्मॉल में 240, और हर बैच पे 2 घंटे लगते हैं।
हर बैच में 2 घंटे लगते हैं, तो कुल मिला के लार्ज में 360 आवर्स लगेगा, मीडियम में 225 इंटू 2 450 और स्मॉल में 240 इंटू 2 480। नंबर ऑफ शिफ्ट्स रिक्वायर्ड, कितने शिफ्ट की ज़रूरत है? देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक शिफ्ट में 8 घंटे काम होता है, एक शिफ्ट में 8 घंटे काम होता है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, तो इतने शिफ्ट्स की ज़रूरत है, 900 1140 1200। अब पावर कंजम्पशन मैंने बता ही दिया था कि जब तक प्रोडक्ट प्रोसेस हो रहा है तो 90 किलोवाट्स लगता है और 1 आवर 45 मिनट्स लग जाता है, तो 90 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि 90 1 आवर का है, 60 से डिवाइड किया, और 1 आवर 45 मिनट्स का 105 मिनट्स, तो 90 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 105 157.5, इतना किलोवाट पावर कंज्यूम होगा एक बैच में 157.5 कंज्यूम होगा। तो यहाँ 180 बैचेस है, तो 180 इंटू 157.5 28350 आ गया है। यहाँ पे इन्होंने पता नहीं बहुत लंबा तरीका से किया है, तो 225 इंटू हमारा 157.5 35437.5, तो ये एज इट इज आपको मिल जाएगा। हर एक बैच का कंजम्पशन 157.5 था उसके हिसाब से, और सेटअप में भी मैंने निकाल के बताया था कि सेटअप में हमारा कितना लग रहा था 4.5, तो 180 बैचेज है, तो 180 बैच का 4.5 के हिसाब से 180 बैच का इंटू 4.5 180 इंटू 4.5 810, मीडियम में 225 इंटू 4.5 1012.5 और स्मॉल में 240 इंटू 4.5 यार है 1080। क्लियर है? तो टोटल पावर कंजम्पशन भी मिल गया। अब प्रॉफिट लॉस निकालना है। प्राइस आपको पता ही है, तो सेल्स वैल्यू मिल जाएगी, प्राइस इंटू नंबर ऑफ बॉटल्स है। अब मटेरियल डब्ल्यू की रिक्वायरमेंट आपको पता थी कि मटेरियल डब्ल्यू मेरे को 1,26,00,000 चाहिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर एक लीटर के लिए 0.5 लगता है, तो 1,26,00,000 इंटू 0.5 63 लाख, तो मिल गया ये। मटेरियल सी का भी उसी तरीके से निकालेंगे, जितना लीटर आया मल्टीप्लाइड बाई 1000 रुपीज पर लीटर है। डायरेक्ट वेजेस मैन शिफ्ट के हिसाब से निकलेगा, हर शिफ्ट का 880 का वेज रेट था, याद है? तो 8 घंटे का एक शिफ्ट होता था और सब मिला के हम 880 पेमेंट करते थे, तो जितने नंबर ऑफ शिफ्ट है मल्टीप्लाइड बाई 880, तो लेबर कॉस्ट मिल गया। पैकिंग कॉस्ट हर एक बॉटल का 3 रुपए का था, तो 3 लाख बॉटल बनाया तो 9 लाख, यहाँ पे मैंने मीडियम में 7,50,000 बॉटल बनाया तो 750 इंटू 3, और स्मॉल के 20 लाख बॉटल है तो 60 लाख। पावर कॉस्ट मिल जाएगा आपको, जितना यूनिट्स कंज्यूम हुआ मल्टीप्लाइड बाई पावर का जो रेट है, पावर का रेट शायद 7 रुपीज़ था, तो 7 रुपीज़ के हिसाब से हम करेंगे सॉल्व, 7 रुपीज़ ही तो था, यस। तो 7 रुपीज़ के हिसाब से हमने पावर कंजम्पशन को भी सॉल्व कर लिया। प्रोसेसिंग का अलग आएगा, सेटअप टाइम का अलग आएगा, जितना सेटअप टाइम में पावर लगा मल्टीप्लाइड बाई 7। अदर वेरिएबल कॉस्ट आपका हर बैच का 30,000 रुपीज़ लगता है, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। तो प्रोडक्ट जो हमारा लार्ज बॉटल है 180 बैच, 180 इंटू 30,000 54 लैक्स। यहाँ पे मीडियम में कितने बैचेस थे? शायद 225 बैचेस थे, 225 बैचेस, तो 225 इंटू 30,000 67,50,000, और यहाँ पे 240 बैच, तो 240 इंटू 72 लैक्स। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो फिर फाइनल ईबीआईटी या प्रॉफिट मिल गया। क्वेश्चन इजी है बट बहुत लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है लेकिन क्वेश्चन बड़ा लेंदी है। फिर हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकाल के भी बताना है तो वो और इजी है, 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू आपका सेटअप कॉस्ट डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट। तो सेटअप कॉस्ट आपको पता ही है, सेटअप कॉस्ट में हर एक बैच में 30,000 लगता है और साथ ही साथ प्रोसेसिंग में आपका पावर कंज्यूम होता है, सेटअप में पावर कंज्यूम होता है। पावर कितना कंज्यूम हो रहा था? 4.5 ही तो पावर कंज्यूम हो रहा था, शायद कहाँ चला गया, 4.5, और हर एक 4.5 का 7 रुपीज़ के हिसाब से क्या बनता है 4.5 इंटू 7 31.5, तो 30,000 रुपीज़ बैच का कॉस्ट और 31.5 अलग से पावर का, दैट मीन्स 30,000 31.5 रुपीज़ लगना है। तो उसके हिसाब से मैंने निकाल लिया यहाँ पे सेटअप कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन था 1 रुपीज़,
तो EBQ मिल जाएगा फॉर्मूला में पुट करके। एकदम इजी क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, तो गिवन ही है। A company produces a component which passes through two processes during the month of November 25, materials 40,000। हमने डाला प्रोसेस 1 में जिसमें 30,000 कंप्लीट हो गए, और बाकी जो बचे हुए हैं वो मटेरियल के रेस्पेक्ट में 100% कंप्लीट है, लेबर और ओवरहेड के रेस्पेक्ट में 50% कंप्लीट है। दैट मीन्स 30,000 तो पूरा मटेरियल और लेबर दोनों के लिए 100% कंप्लीट है, 30,000 30,000। लेकिन जो बचा हुआ 10,000 है वो आपका सिर्फ 50% कंप्लीट है। दैट मीन्स मटेरियल में तो पूरा 100% है और लेबर में 5,000, तो ये 40,000 और इधर 35,000। तो आपका मटेरियल में 3 लाख रुपीस का कॉस्ट है। 3 लाख का कॉस्ट 40,000 यूनिट्स के लिए, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 40,000 7.5 आएगा। डायरेक्ट वेजेस 3,50,000 35,000 यूनिट्स के लिए 10 और 245 डिवाइडेड बाई 35,000 जाएगा 7। तो पर यूनिट कॉस्ट भी मिल गया। इसके हिसाब से अपना प्रोसेस अकाउंट बना लेंगे। देखिए प्रोसेस अकाउंट बना लिया, एकदम सिंपल है। फिर जो प्रोसेस 1 के लिए इनपुट है, आउटपुट है, वही प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बन जाएगा। तो प्रोसेस 1 का आउटपुट कितना है 30,000 यूनिट्स, तो 30,000 को मल्टीप्लाई करिए इन टोटल से 7.5 प्लस 10 प्लस 7 24.5 24.5। तो इसकी वैल्यू आ गई 30,000 इंटू 24.5 7,35,000। तो ये 7,35,000 प्रोसेस 2 की कॉस्ट, प्रोसेस 2 के लिए ये कॉस्ट है। और साथ ही में और भी कुछ कुछ लगा होगा, और 80,000 71 125 85 350 जो लगा है वो लगा ही है। तो यहाँ पे क्या बताया कि ऑफ दोस ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 28,000 यूनिट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। मैंने 30,000 इनपुट डाला, इसमें से 28,000 तो पूरा कंप्लीट है, मटेरियल लेबर ये पूरा कंप्लीट है, तो पूरा कंप्लीट है। दैट मीन्स मटेरियल भी 28,000, लेबर और ओवरहेड भी 28,000। बाकी इसमें से 1,800 यूनिट्स रिमेन्ड अनफिनिश्ड with 100% complete as to material and 25% as to wages and overheads। 1,800 आपका मटेरियल के रेस्पेक्ट में तो पूरा कंप्लीट है और लेबर एंड ओवरहेड के रेस्पेक्ट में सिर्फ 25%। तो 1,800 इंटू 25% 450, और बचा हुआ 200 यूनिट्स क्या है, नॉर्मल लॉस है क्या। देयर वॉज नॉर्मल लॉस विथ नो सैल्वेज वैल्यू 200 यूनिट्स। हाँ, तो 200 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है, तो उसे हम नहीं कंसिडर करते हैं। तो हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स कितना आ रहा है 29,800 और 28,450। तो बाकी सब कॉस्ट को इधर से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी था। तो सब मिला के मटेरियल में आपका लगा है कितना 7,35,000, 29,800 मटेरियल का यूनिट्स है तो इक्विवेलेंट कॉस्ट आ गया। लेबर में 71 125 लगा, इक्विवेलेंट यूनिट्स गिवन है, तो ये निकाल के हमने प्रोसेस 2 अकाउंट बना लिया। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, कुछ भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। A manufacturing unit produces product X, also generates a byproduct Y, which undergoes additional processing to obtain the finished product. The detail of joint manufacturing costs are provided below। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड के रेस्पेक्ट में आपको कॉस्ट गिवन है। तो जॉइंट कॉस्ट आपका लगा है 10,000। इस जॉइंट कॉस्ट को लगाने के बाद दो प्रोडक्ट मिलता है, एक मिलता है एक्स, एक मिलता है वाई। एक्स मेन प्रोडक्ट है, वाई हमारा बाई प्रोडक्ट है। एक्स का फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है 5,000, इसमें हम और 5,000 खर्च करते हैं तब जाके ये 16,000 में बिक जाता है। और वाई के केस में हम और कितना खर्च करते हैं 3,000 और, तब जाके ये 8,000 में बिक जाता है। इसमें से एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 25% ऑफ एक्स है, 20% फॉर वाई है। तो एक्स और वाई का दोनों का मेरे को सेल्स पता है 16,000 8,000। प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। माइनस करिए प्रॉफिट। एक्स के केस में प्रॉफिट है 25%, 16,000 का 25% 4,000, और वाई के केस में 8,000 का 20%, 8,000 का 20% 1,600। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 12,000 6,400। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में से हम माइनस करेंगे अपने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट,
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है हमारा? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है 5000 3000, ये आया 17, 12 में से 5 चला गया 7, 64,000 में से 6400 में से 3000 चला गया तो ये बचा 4400। अब एक बात बताइए, 7000 प्लस 4400, नहीं ये 3400 होगा, ये इन दोनों का टोटल आ रहा है 10,400, लेकिन मेरी जॉइंट कॉस्ट तो सिर्फ 10,000 रुपीज़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्वेश्चन में कहीं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी है क्या? ऑन द एजम्पशन दैट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन प्रोपोर्शन टू रेस्पेक्टिव सेल्स वैल्यू। वाह, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी और वो गिवन नहीं है, वो आपको यहाँ से खोज के निकालना है। देखिए खोज के निकालना है, आप खुद सोचिए ना, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है 12,000 और 6400, दैट मीन्स 18,400 आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। 18,400 टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसमें से 10,000 जॉइंट कॉस्ट है और 8,000 आपका फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है, मतलब 18,000 का कॉस्ट तो सीधा सीधा गिवन है। तो ये जो 400 डिफरेंस है ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, और ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को कैसे बांटना है? सेल्स वैल्यू के हिसाब से बांटना है। तो सेल्स वैल्यू क्या है 16,000 8,000, दैट मीन्स 2:1 के रेशियो में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बांट देंगे, तो ये 400 2:1 में बढ़ जाएगा। बस फिर तो क्वेश्चन इजी है, फिर तो आपको जॉइंट कॉस्ट मिल जाएगा, उसको बांट देना है। तो सेलिंग प्राइस में से पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बांट देंगे 400 को 2:1 रेशियो में। तो 400 को 2:1 रेशियो में बांटा, सब्सिक्वेंट कॉस्ट जो लगा था मीन्स फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस किया तो जॉइंट कॉस्ट आ गया। तो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट है आपका 6733 3267। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड का जो भी जॉइंट कॉस्ट है उसको इस रेशियो में बांट दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को बस ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें ये जो 400 का सेलिंग ओवरहेड मिसिंग है ये आपको ध्यान में रखना है वरना गड़बड़ी हो जाएगी। चलिए फिर सर्विस कॉस्टिंग का तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। आपको रॉयल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रन्स फ्लीट ऑफ बसेस विद इन द लिमिट्स ऑफ जयपुर सिटी, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स विच वर इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग अक्टूबर 2025। कॉस्ट ऑफ ईच बस गिवन है तो कॉस्ट से डिप्रिसिएशन मिल जाएगा, रेंट गिवन है, इंश्योरेंस गिवन है, रोड टैक्स गिवन है, मैनेजर सैलरी गिवन है, 2 असिस्टेंट है, दोनों की सैलरी निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सुपरवाइजर सैलरी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ड्राइवर सैलरी 25 से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा पहले एक बार देख लेते हैं क्या करना है, 25 बसेस के लिए करना है क्या? अच्छा हाँ 25 बसेस के लिए करना है, तब ठीक है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लीनर की सैलरी है 5,000 और 20 क्लीनर्स हैं तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई होगा। ऑफिस स्टाफ सैलरी 1 लाख है, कंज्यूमेबल्स 120 है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 90,000 है, अदर फिक्स्ड एक्सपेंस 72,000 है, डीजल 10 किलोमीटर्स पर लीटर है और 80 रुपये पर लीटर, दैट मीन्स 8 रुपीज़ पर लीटर है। 10 किलोमीटर पर लीटर आपकी गाड़ी चलती है और 80 रुपये पर लीटर की कॉस्ट है, दैट मीन्स हर लीटर का 8 रुपये लग जाता है। ऑयल एंड लुब्रिकेंट गिवन है, टायर एंड ट्यूब्स गिवन है, डिप्रिसिएशन गिवन है। अदर डिटेल्स क्या है, बस की कैपेसिटी है 12 बसेस 60 पैसेंजर की, 13 बस 50 पैसेंजर के। हर बस जो है एक दिन में 4 राउंड ट्रिप्स करते हैं, मतलब जाना आना, तो कुल मिला के 8 ट्रिप्स हो रही हैं, 4 इंटू 2 इंटू कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स वन वे, तो 4 इंटू 2 इंटू 10। During the trips, 80% of the seats are occupied. Annual record so that 5 buses are generally required to be kept away from roads each day for repairs. तो हर महीने 20 बस ही चलती हैं। You are required to calculate cost per passenger kilometer. ठीक है, तो ये जो डेटा है ये आपको अक्टूबर 25 का है। तो अक्टूबर 25 में अक्टूबर में कितने दिन होते हैं 30 डेज होते हैं, तो उसके हिसाब से निकाल लीजिए 4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 30, दैट मीन्स हर महीने आपका बस 2400 किलोमीटर चलता है। 4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 30, हर महीने हर बस 2400 किलोमीटर्स चलता है। तो डीजल का कॉस्ट क्या आएगा 2400 इंटू 8, ये एक बस का है, ऐसे हमारे पास 25 बसेज हैं, तो इजी क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में सबसे पहले डिप्रिसिएशन लेंगे, 24 लाख कॉस्ट है, 10% डिप्रिसिएशन का रेट, और ये 10% तो एनुअल है, तो अपने को मंथली चाहिए क्योंकि हम एक अक्टूबर का ही तो बना रहे हैं, तो मंथली चाहिए, तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाई 25 ये आ गया। गैरेज रेंट डायरेक्टली ले लिया, इंश्योरेंस डायरेक्टली ले लिया, रोड टैक्स डायरेक्टली ले लिया। मैनेजर सैलरी असिस्टेंट सैलरी 2 की थी, सुपरवाइजर 3 थे, ड्राइवर सैलरी 25, क्लीनर 20 थे, ऑफिस स्टाफ सैलरी, कंज्यूमेबल्स, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अदर फिक्स्ड एक्सपेंस सब ले लिया। अब रनिंग चार्ज में डीजल कितना लगेगा, डीजल
19,200 एक बस का था, तो 25 बसेस का, सॉरी 20 बसेस ही तो चल रहे हैं, तो 19,200 इंटू 20, 384। कुछ गलती किया है क्या मैंने? 49,600 किलोमीटर्स इनका कैसे आया है? डीजल 10 इंटू 2, 10 किलोमीटर, 2 राउंड ट्रिप्स, और ऐसे मतलब 2 बार आना जाना, 4 ट्रिप्स। बस कितने हैं? बस तो 25 है, तो 20 तो बसेस चलते हैं। तो इन्होंने कैसे किया है भैया? डीजल का कॉस्ट कैसे निकाला है? अच्छा हाँ, ये 62,000 तो हमारा 25 बसेस के हिसाब से आएगा ना, टोटल किलोमीटर 62,000, 25 बस का, तो आप सीधा 20 का निकाल लीजिए, 20/25, तो 62,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25, 49,600। यस, 49,600। क्योंकि कौन सा, ऐसा नहीं है ना कि हर समय 5 बस फिक्स कर दिए मैंने कि मैं उनको नहीं चलाऊंगा। 5 बस, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कोई 5 बस फिक्स कर दिए हैं तो मैं 20 बसेस का निकालू, नहीं। हर महीने कोई ना कोई रोटेशन में बस, जैसे आज एक बस चल रहा है तो हो सकता है कल वो नहीं चले, ऐसे हम रोटेट करते हैं। तो इसीलिए आप पूरा 62,000 किलोमीटर निकालिए, जैसे 29,760, 32240। अच्छा, अक्टूबर के 31 डेज लिए हैं। अच्छा, अक्टूबर में तो 31 डेज होते हैं, मैंने ही गलती किया है, मैंने ही गलती किया है। तो यहाँ पे हम वैसे भी कर सकते थे, 10 इंटू 2 इंटू 4, 10 किलोमीटर, 2, एक बार आना एक बार जाना, 4 राउंड ट्रिप्स, और 31 डेज है, मेरी गलती थी। 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 31, कुल मिला के 2480 आपका किलोमीटर रन होगा। और कितने बस हैं? 20 बसेस, तो 2480 इंटू 20, तो 49,600 आना ही है डीजल का कॉस्ट, मल्टीप्लाइड बाई, हर 1 किलोमीटर का 8 रुपये लगता है, तो मल्टीप्लाइड बाई 8। ऑयल एंड लुब्रिकेंट गिवन है, टायर्स एंड ट्यूब्स गिवन है, तो ये टोटल आ गया। पैसेंजर किलोमीटर्स भी मिल जाएगा, टोटल किलोमीटर्स, पैसेंजर किलोमीटर्स कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ बसेस, मेरे पास 12 बस है 60 पैसेंजर्स की, तो 12 इंटू 60 इंटू हर एक बस कितना चल रहा है? हर एक बस आपका चलता है 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 31, 10 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 31, 2480। इसके हिसाब से ये आएगा 12 इंटू 60 इंटू 2480, 1785 600। लेकिन ये बस कितना ऑक्यूपाइड है? सिर्फ 80% ऑक्यूपाइड है, तो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 114, 1428, 480। सिमिलरली इस बस में भी वही होगा, 13 इंटू 50 इंटू 2480 इंटू 80%, तो ये 1289600, टोटल आ गया 2718080। इसके साथ डिवाइड कर देंगे अपनी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को, तो मेरे को कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर मिल जाएगा। इजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। देन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, इसमें क्या करना है? ABC Limited Manufacturing is a medium-sized manufacturing company engaged in the production of single industrial component used in engineering applications. In recent months, the company has experienced fluctuations in demand due to changing market conditions and increased competition. In order to ensure better cost control, efficient utilization of resources, ये सब बेकार की बातें इन्होंने कर रखी है, छोड़िए नहीं पढ़ेंगे। सेल्स बजट अपने को गिवन है। कंपनी क्या करती है? कंपनी की आदत है कि वो फिनिश गुड्स इन्वेंट्री को मेंटेन करती है एट द रेट 25% ऑफ बजटेड सेल्स फॉर द फॉलोइंग मंथ। मतलब इस महीने मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में क्या रहेगा? जो भी नेक्स्ट मंथ बेचने वाला हूँ उसका 25%, तो फेब्रुवरी का 25%, मार्च का 25% फेब्रुवरी में, अप्रैल का 25% मार्च में, ऐसे ही चलेगा। कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं है। अच्छा नहीं, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री है 3000 यूनिट्स, तो ठीक है, जनवरी का ओपनिंग गिवन है, और जनवरी का जो क्लोजिंग होगा वो फरवरी के लिए ओपनिंग बन जाएगा, फरवरी का जो क्लोजिंग होगा वो मार्च के लिए ओपनिंग बन जाएगा। कोई वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री नहीं है। फिनिश प्रोडक्ट में कितने टाइप का मटेरियल लगता है? मटेरियल ये लगता है 5 kg, मटेरियल भी लगता है 4 kg। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको गिवन है। कंपनी मेंटेन्स क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट द एंड ऑफ ईच मंथ इक्वल टू 60% ऑफ नेक्स्ट मंथ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट टू अवॉइड स्टॉक आउट एंड इंश्योर्ड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। तो हम स्टॉक कितना रखते हैं क्लोजिंग में? नेक्स्ट मंथ के प्रोडक्शन का 60%, सही है। डायरेक्ट लेबर, हर प्रोडक्ट को 0.8 डायरेक्ट लेबर आवर्स लगता है। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड वेज एग्रीमेंट, टोटल बजटेड लेबर कॉस्ट जो है मेरा वो है फर्स्ट क्वार्टर का 15,36,000। एक्चुअल डेटा गिवन है कि हमने 42,000 यूनिट्स बनाया है। मटेरियल की क्वांटिटी गिवन है, रेट गिवन है, एक्चुअल लेबर डेटा भी गिवन है। हमें बजट बनाना है। सबसे पहले तो प्रोडक्शन बजट बनाना है, तो प्रोडक्शन बजट बनाना बहुत ईजी है, जनवरी टू मार्च का। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सेल्स लेंगे, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे।
सेल्स लिया, क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक कितना है नेक्स्ट मंथ का 25%, तो इसका 25%, फिर यहाँ पे इसका 25%, इसका 25%। ओपनिंग में क्या है हमारे पास, ओपनिंग में जनवरी में तो गिवन है 3000, और फिर जो जैन का क्लोजिंग है वो फरवरी का ओपनिंग बनेगा, फेब का क्लोजिंग मार्च का ओपनिंग बनेगा, तो मेरे को बजटेड प्रोडक्शन मिल गया जैन फेब और मार्च का। तो टोटल प्रोडक्ट बजटेड प्रोडक्शन Q1 का है 41625 यूनिट्स, एकदम सिंपल है। देन इसके बाद हमें बनाना है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, तो कंजम्पशन तो और इजी है, 41625 यूनिट्स बनना है। इसमें से कंजम्पशन कैसे हो रहा है, मटेरियल ए का है 5 kg, मटेरियल बी का है 4 kg, तो मटेरियल ए 1237 12375 12375 है हमारा मार्च जनवरी का, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, मटेरियल ए भी मिल गया। फिर फरवरी के केस में 13875 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये भी मिल गया। मार्च के केस में मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो ए मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 करेंगे तो बी मिलेगा। फिर अप्रैल के केस में अगेन 5 और 4 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा, तो मटेरियल ए की बजटेड कंजम्पशन क्वांटिटी और मटेरियल बी की भी कंजम्पशन क्वांटिटी मेरे को मिल गई। थर्ड बनाना है हमें रॉ मटेरियल परचेज क्वांटिटी, मटेरियल परचेज क्वांटिटी फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। आपको फर्स्ट क्वार्टर का परचेज बताना है खाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परचेज क्या होगा, मेरे को कितने रिक्वायरमेंट है, 2,08,125 की रिक्वायरमेंट है मटेरियल ए की। क्लोजिंग स्टॉक में कितना चाहिए, अप्रैल का 60%, अप्रैल में जितना प्रोड्यूस होने वाला है उसका 60%, तो वो भी मैंने निकाल लिया था। अप्रैल में मेरे को प्रोड्यूस करना है 83,125, 83,125 इतना मेरा कंज्यूम होने वाला है, तो इसका 60% 49875 रखूंगा, और ओपनिंग में मेरे पास 25,000 है, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो कितना परचेस करना पड़ेगा वो मिल गया। सिमिलर मटेरियल बी के लिए भी यही करेंगे। मटेरियल बी की रिक्वायरमेंट कितनी है 166,500, इसमें क्लोजिंग स्टॉक प्लस करेंगे अप्रैल का 60%, तो अप्रैल के लिए मेरे को चाहिए 66,500, 66,500 का 60% 39,900, टोटल रिक्वायरमेंट, इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन था। तो यह हो गया बजट वाला पार्ट। अब इसी क्वेश्चन में ना आपको मटेरियल वेरिएंस लेबर वेरिएंस भी निकालना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट कार्ड बना लीजिए, आइए साथ में करते हैं, मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। मटेरियल कॉस्ट कार्ड, स्टैंडर्ड और एक्चुअल, ए बी क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। भैया आपने सारे क्वेश्चन तो हमें ऐसे ही सोल्यूशन से बता दिया, इस क्वेश्चन को आप अलग से क्यों कर रहे हो, क्योंकि मेरे को खुद सोल्यूशन देख के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ना फॉर्मूले से याद करता नहीं हूँ, मेरे को लॉजिक से पता है, और मैं यही आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी लॉजिक से ही समझिए, लॉजिक से तुरंत समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला याद करने का कोई झमेला ही नहीं है। तो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होने वाली है, हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, हमने बनाए हैं, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, एक्चुअल प्रोडक्शन है 42,000 यूनिट्स, और हर एक यूनिट में कंजम्पशन कितना होता है 5 kg 4 kg, तो 42,000 इंटू 5 ए का लगेगा, दैट इज 2,10,000, और बी के लिए लगेगा 42,000 इंटू 4, 42,000 इंटू 4 1,68,000। रेट क्या है, स्टैंडर्ड रेट है 12 और 18, 12 एंड 18, तो 2,10,000 इंटू 12 25,20,000, और बी के लिए 1,68,000 इंटू 18 30,24,000, तो ये टोटल आया हमारा 55,44,000, एकदम सिंपल है। और एक्चुअल में ए और बी के पीछे क्या लगा है, एक्चुअली में ए और बी का रेट है, क्वांटिटी है 2,10,000 1,65,000, रेट है हमारा 12.5 और 18.4, 12.5 18.4, 2,10,000 इंटू 12.5 26,25,000,
और बी है 1,65,000 इंटू 18.4, 30,36,000। टोटल आया ये हमारा 26,25,000, 5,6,6,1,000। तो कितना कॉस्ट लगना चाहिए था एज पर दी स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस? स्टैंडर्ड के हिसाब से लगना चाहिए था भैया 55,44,000, एक्चुअली में लग गया 56,61,000। तो कॉस्ट ज़्यादा लग गई है, कितनी? 55,44,000, 1,17,000। तो ये एडवर्स वेरिएंस है, 1,17,000 का कॉस्ट ज़्यादा लग गया, एडवर्स है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस क्या बताता है कि कितनी क्वांटिटी आपको यूज़ करनी थी वर्सेस आपने कितनी यूज़ की। ए एंड बी, ए में मेरे को यूज़ करना था 2,10,000, मैंने एक्चुअली में भी 2,10,000 ही यूज़ किया है। और वहीं बी में मेरे को यूज़ करना था 1,68,000, मैंने 1,65,000 यूज़ किया, तो पैसे बचा दिए कंपनी के एक एक केस में। और यहाँ पे यूजेज वेरिएंस में हमें सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है, रेट से कोई मतलब नहीं है, तो रेट स्टैंडर्ड लेंगे 12 और 18। तो ये आने वाला है 0, 1,68,000 माइनस 1,65,000 इंटू 18, 54,000 फेवरेबल, 54,000 फेवरेबल। तो ये हमारा आएगा 54,000 फेवरेबल। एंड मटेरियल रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस में हम क्या चेक करते हैं कि किस रेट पे हमें खरीदना था वर्सेस हमने किस रेट पे खरीदा। तो हमें खरीदना था 12 और 18 पे, हमने खरीदा है 12.5 और 18.4 पे, मल्टीप्लाइड बाई 2,10,000। जब खरीदेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी खरीदेंगे ना, और 1,65,000। तो 0.5 इंटू 2,10,000, तो यह आया 1,05,000 एडवर्स। एंड बी के केस में 0.4 इंटू 1,65,000, 66,000 एडवर्स। दिस इज 1,71,000 एडवर्स। अब इन दोनों को ऐड करिए, 171 एडवर्स और 54 फेवरेबल, 171 माइनस 54, 117 कॉस्ट वेरिएंस भी आ गया। तो ये भी टैली हो गया, मतलब हमने सही किया है। ये बार आंसर से मिला लेते हैं, 171, 117 और ये 54 ही रहा होगा जरूर। यस, करेक्ट है एकदम। अब लेबर वेरिएंस पे चलते हैं। लेबर कॉस्ट कार्ड, लेबर कॉस्ट कार्ड, आर्स रेट अमाउंट, आर्स रेट अमाउंट। तो लेबर के केस में, लेबर के केस में आर्स कितना है? ईच यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर्स 0.8 डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। और बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड वेज एग्रीमेंट्स, द टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर हैज बीन एस्टिमेटेड एट 15,36,000। बजट के हिसाब से 15,36,000 लगना चाहिए था फर्स्ट क्वार्टर का। तो फर्स्ट क्वार्टर में मैंने कितना यूनिट्स बनाने का सोचा था? फर्स्ट क्वार्टर में मैंने कितने यूनिट्स बनाने का सोचा था, ये तो मैंने निकाला था। फर्स्ट क्वार्टर में मैंने सोचा था कि 41,625 यूनिट्स बनाऊंगा, और 41,625 यूनिट्स का कितना आवर्स लगना चाहिए था? 41,625 इंटू 0.8, 33,300। मैंने सोचा था 41,625 यूनिट्स बनाऊंगा और हर एक यूनिट का 0.8 के हिसाब से लगेगा। तो 41,625 इंटू 0.8, 33,300 आवर्स। और इस आवर्स के लिए मैं पैसा कितना दूंगा? 15,36,000, 15,36,000 देना है 33,300 आवर्स के लिए। तो 15,36,000 डिवाइडेड बाई 33,300, दैट मीन्स 46.12 मेरा स्टैंडर्ड वेज रेट आया। 46.12 मेरा स्टैंडर्ड वेज रेट आया। समझ गए ये 46.12 कैसे आया? मैंने एस्टिमेट किया था कि फर्स्ट क्वार्टर में 15,36,000 का पेमेंट होगा, कितने आवर्स के लिए? 33,300 के लिए। तो 46.12 आपका स्टैंडर्ड वेज रेट बन गया। अब एक्चुअली में प्रोड्यूस हुआ है 42,000, तो इसके हिसाब से स्टैंडर्ड आवर्स कितना होना चाहिए? 42,000 इंटू 0.8, 33,600। तो आपका स्टैंडर्ड आवर्स बन गया 33,600, 33,600। रेट 46.12 का है। अमाउंट क्या आने वाला है?
अमाउंट आएगा 1549632 अप्रॉक्स। और एक्चुअली में अब क्या हुआ है, एक्चुअली में 35,000 आवर्स काम हुआ है, आपने पेमेंट किया है 17,85,000, तो रेट मिल जाएगा 1785 डिवाइडेड बाई 35,000, 51। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस 1549,632 माइनस 17,85,000, कितना लगना चाहिए था वर्सेस कितना लगा है, लगना चाहिए था 15,49,632, लग गया है 17,85,000, 235, 368 ज़्यादा लग गया है एडवर्स। देन लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस कितना है, मैंने सोचा था 46.12 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन किया हूँ 51 के हिसाब से, कितने आवर्स का, 35,000 का, तो 46.12 माइनस 51 इंटू 35,000, 1,70,800 एडवर्स। एंड फाइनली लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस में क्या देखते हैं कि कितना समय दिया गया था वर्सेस मैंने कितना समय लिया, तो मेरे को 33,600 आवर्स दिए गए, मैंने 35,000 आवर्स ले लिए, और यहाँ रेट से मतलब नहीं है तो 46.12 स्टैंडर्ड रेट लेंगे, तो 33,600 माइनस 35,000 इंटू 46.12, 64,568 एडवर्स। करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था, हो गया ये भी। एक बार इसका भी आंसर टैली कर लीजिए, 64, 582, 568 सब ये राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है, ये भी हो गया, एकदम इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिनल कॉस्टिंग। XYX Limited manufactures 3 different products and the following information has been collected from the books of accounts. सेल्स मिक्स आपको गिवन है 35%, 35%, 30%, टोटल सेल 6 लाख है तो 6 लाख का 35%, 6 लाख का 35%, 2,10,000, यहाँ पे भी 2,10,000, और सी के केस में 1,80,000। सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, 15 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आया, यहाँ पे 20 का कंट्रीब्यूशन आया, यहाँ पे 8 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आया, तो प्रॉफिट मिल जाएगा अब आप लोगों को, प्रॉफिट मिल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है 1,80,000। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट मीन्स हमें कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए तो पर यूनिट तो पता नहीं है अभी, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, यूनिट्स कितने बेचे हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन अब हमारा सेल्स मिक्स बदल रहा है, सेल्स मिक्स बदल रहा है, सेल्स मिक्स कितना हो रहा है 50%, 25%, 25%, तो अब मेरा टोटल सेल्स क्या आने वाला है। अच्छा यहाँ पे देखिए इन्होंने सी यूज़ कर लिया था, ये पी होगा ना, 6,40,000 का 50%, 3,20,000 ए बिकेगा, बी बिकेगा 6,40,000 का 25%, 1,60,000, और पी बिक रहा है 6,40,000 का 25%, दैट मीन्स 1,60,000। सेलिंग प्राइस पता है, तो सेलिंग प्राइस के हिसाब से मैं नंबर ऑफ यूनिट्स तो निकाल सकता हूँ। अब नंबर ऑफ यूनिट्स यहाँ पे निकल जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या आने वाला है, ए का 2,10,000 डिवाइडेड बाई 30, दैट मीन्स 7,000 यूनिट्स। बी के केस में 2,10,000 डिवाइडेड बाई 40, तो 2,10,000 बाई 40, यार है 5250 यूनिट्स, और सी के केस में 1,80,000 डिवाइडेड बाई 20, मतलब 9,000 यूनिट्स। तो प्रॉफिट कितना कमा रहे थे आप पहले केस में, ये देख लेते हैं। कंट्रीब्यूशन है 15 का, तो ए से कंट्रीब्यूशन, बी से कंट्रीब्यूशन, सी से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ए का कंट्रीब्यूशन 15 इंटू 7,000, दैट मीन्स 1,05,000। बी का कंट्रीब्यूशन 20 रुपीज़ का है, 5250 यूनिट्स, 20 इंटू 5250, 1,05,000 बी के केस में भी, और सी के केस में 8 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन है, 9,000 यूनिट्स है, दैट मीन्स 72,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन आया हमारा 1,05,000 प्लस 1,05,000 प्लस 72,000, 2,82,000। इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करिए 1,80,000, तो हमारा नेट प्रॉफिट आया 1,02,000 का, प्रॉफिट 1,02,000 का आया। अब नए सिनेरियो में देखते हैं, नए सिनेरियो में हम कितने यूनिट्स बेच रहे हैं,
यूनिट्स, ए का, बी का और पी का। 3,20,000 अपॉन 30, 106,667 मान लीजिए। बी का 1,60,000 डिवाइडेड बाई 40, 4,000 यूनिट्स। और पी के केस में 1,60,000 डिवाइडेड बाई 30 रुपीज़, तो 5,333 या 5,334 मान लीजिए। कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 15 का कंट्रीब्यूशन है। तो अब ए, बी और पी का टोटल कंट्रीब्यूशन निकालिए, ए, बी, पी टोटल। तो ए का पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है 15 और आपने बेचा है 10,666 यूनिट्स, तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1,60,000। 1,60,000 का कंट्रीब्यूशन ए में आया। बी का कंट्रीब्यूशन 4,000 यूनिट्स हैं और हर यूनिट पे 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन, 80,000। 80,000। पी का कंट्रीब्यूशन क्या रहने वाला है, 5,333 यूनिट्स, 5,333 यूनिट्स और 15 रुपए का कंट्रीब्यूशन, 80,000 का कंट्रीब्यूशन पी से आया। तो 160 प्लस 80 और 80 दैट मीन्स 3,20,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन है। फिक्स्ड कॉस्ट है 1,80,000, माइनस कर दीजिए, 3,20,000 माइनस 180, 1,40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। पहले ये प्रॉफिट आ रहा था 1,02,000, अभी ये प्रॉफिट आ गया 1,40,000। तो हमें प्रोडक्शन चेंज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, 38,000 रुपीज़ से प्रॉफिट बढ़ जा रहा है। एक बार देख लीजिए आंसर में भी यही है क्या? इन्होंने क्या किया है भैया, पता नहीं क्या क्या इन्होंने ब्रेक इवन सेल्स क्यों निकाला, आई डोंट नो। नया प्रॉफिट आया 1,40,000, पहले प्रॉफिट आ रहा था 1,02,000, तो 38,000 से प्रॉफिट बढ़ जा रहा है, तो अचीव हमें चेंज कर लेना चाहिए, यही बात है। ये तो इन्होंने लिखा ही नहीं है कि चेंज करना चाहिए या नहीं, पता नहीं क्या क्या कर दिया है, छोड़िए हटाइए, जो भी है ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पे। यू हैव बीन आस्क्ड टू इंस्टॉल अ कॉस्टिंग सिस्टम इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, व्हाट प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज विल यू एक्सपेक्ट? तो वो आपको बता देना है, थ्योरी पार्ट है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताना है, इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल नॉट इन्वॉल्विंग एनी कैश आउटफ्लो, खुद का जो भी कैपिटल है उस पर जो भी मैं इंटरेस्ट दे रहा हूं वो मेरे लिए क्या है, इंप्यूटेड कॉस्ट। इंप्यूटेड कॉस्ट जिसका कोई आउटफ्लो नहीं होता है, इंप्यूटेड कॉस्ट। विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट से पैसा निकाल रहा हूं फॉर परचेजिंग न्यू मशीनरी फॉर एक्सपेंशन पर्पस, तो नई मशीन खरीद रहा हूं, तो बैंक से जो पैसा निकाल रहा हूं उससे क्या होगा, डिपॉजिट ब्रेक हो जाएगा, तो जो इंटरेस्ट कमा सकता था वो नहीं कमा पाऊंगा, तो ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। रेंट पेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज टेम्परेरीली क्लोज, टेम्परेरी क्लोज्ड है मतलब शट डाउन कॉस्ट। कॉस्ट एसोसिएटेड विद द एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, रॉ मटेरियल खरीद के लाऊंगा, फिनिश प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये, तो एकदम सिंपल है। फिर डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बजटरी कंट्रोल टेक्निक, तो इसके स्टेप्स हैं ये बता दीजिएगा आप। फिर प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ द कॉस्ट ड्राइवर फॉर द फॉलोइंग कॉस्ट पूल्स। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम इंस्पेक्शन करते हैं, तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस हो सकता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए क्या हो सकता है, रिसर्च और डेवलपमेंट हम कर रहे हैं तो इसके लिए क्या हो सकता है, रिसर्च चार्ज हो सकता है। एक तो रिसर्च चार्ज हो सकता है कि मैंने कितना रिसर्च में समय लगाया। मशीन मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस के लिए मशीन आवर्स। इंप्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, इंप्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट के लिए क्या हो सकता है, इंप्लॉय ट्रेंड आवर्स, इंप्लॉय को मैंने कितने देर ट्रेनिंग दी है, इंप्लॉय ट्रेंड आवर्स। और कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस के लिए कस्टमर कॉल्स, मैंने कस्टमर को कितने कॉल्स किए हैं, ये सब हो सकता है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, एक बार चेक कर लेते हैं, यही सब होगा और क्या। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स या फिर पर्सनल आवर्स ऑन अ प्रोजेक्ट, वही रिसर्च आवर्स। मशीन मेंटेनेंस के लिए मशीन आवर्स, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट के लिए एम्प्लॉय ट्रेनिंग आवर्स, कस्टमर सर्विस के लिए नंबर ऑफ सर्विस कॉल्स, तो यही सब है। तो ये पूरा था आपका सीए इंटर का आरटीपी सितंबर 2026 एग्जामिनेशन। इस आरटीपी को अच्छे से सॉल्व करिएगा, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।